हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं नरेंद्र कलोशिया आज आपके लिए लेके आया हूं केमिस्ट्री फुल लेंथ टेस्ट पेपर 4 के सोल्यूशन हमारी नीट 2025 प्रतिज्ञा टेस्ट सीरीज के। बिना टाइम गवाए हम सीधे बढ़ते हैं पेपर सोल्यूशन की तरफ। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 46, लीस्ट रिएक्टिव एल्काइल ब्रोमाइड टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। SN1 अभिक्रिया के लिए न्यूनतम क्रियाशील एल्किल ब्रोमाइड है। SN1 इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SN1 का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और जब हम SN1 रिएक्शन की बात करते हैं, जब अपन SN1 रिएक्शन की बात करते हैं तो वहां पे अपन देखते हैं सबसे पहली बात जो देखा जाता है वो देखा जाता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन, कार्बोधनायन की स्थिरता को देखते हैं। और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन की जब मैं बात करता हूं या मैं बात करता हूं एल्काइल कार्बोकटायन के बारे में, एल्काइल या फिर एल्किल कार्बोकटायन के बारे में, एल्किल कार्बोधनायन के बारे में, तो हम देखते हैं कि 3 डिग्री वाले में रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। तो 1 डिग्री वाले में जो रिएक्टिविटी आती है, जो क्रियाशीलता आती है, वो सबसे कम आती है SN1 अभिक्रिया में। SN1 रिएक्शन में 1 डिग्री में सबसे कम रिएक्टिविटी आएगी। तो आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे मुझे ये जो दिख रहा है ये प्योरली 1 डिग्री का दिख रहा है। यहाँ पे भी 2 डिग्री कार्बन है, यहाँ पे 2 डिग्री है, यहाँ पे 3 डिग्री है। ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, ये 1 डिग्री है और ये भी 1 डिग्री है। लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पे जो 1 डिग्री का जो एक्सटेंट है वो सबसे ज्यादा है, इसलिए ये जो आएगा ये आपका SN1 में रिएक्शन शो बहुत स्लो करेगा या लीस्ट रिएक्टिव होगा। क्वेश्चन नंबर 46 का फर्स्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दे रखा है A और कार्बोनिल कंपाउंड दिया है B, लेकिन प्रोडक्ट में मिल रहा है सेकेंडरी अल्कोहल। प्रोडक्ट में जो मिल रहा है वो 2 डिग्री का अल्कोहल मिल रहा है। तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि 2 डिग्री का जो अल्कोहल होता है, अगर आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज कर रहे हैं तो 2 डिग्री के अल्कोहल के लिए आपको जो रिएजेंट इस्तेमाल करना पड़ेगा वो हमेशा लेना पड़ेगा अल्डिहाइड, और उसमें भी फॉर्मेल्डिहाइड कभी नहीं हो सकता। आप चाहते हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज करके आप अगर अल्डिहाइड या कीटोन से रिएक्शन कराएंगे और आप चाहते हैं कि सेकेंडरी अल्कोहल मिले, 2 डिग्री का अल्कोहल मिले, तो आपको एक बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि अल्डिहाइड हमेशा 2 डिग्री के अल्कोहल देते हैं, है ना। मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ इस बात को। जो अल्डिहाइड होते हैं वो हमेशा 2 डिग्री के अल्कोहल को देंगे और जो कीटोन होते हैं वो हमेशा 3 डिग्री अल्कोहल देंगे। कीटोन जो होंगे वो हमेशा क्या देंगे, 3 डिग्री अल्कोहल। तो अल्डिहाइड दे रहे हैं 2 डिग्री अल्कोहल, कीटोन दे रहे हैं 3 डिग्री अल्कोहल, और जो HCHO होता है, HCHO का मतलब होता है मिथेनल, वो आपको हमेशा देगा 1 डिग्री अल्कोहल, है ना। मिथेनल जो होता है वो आपको हमेशा क्या देगा, 1 डिग्री का अल्कोहल। तो अल्डिहाइड आपको देंगे 2 डिग्री अल्कोहल, कीटोन आपको देंगे 3 डिग्री अल्कोहल, और HCHO जो होता है वो आपको हमेशा देगा 1 डिग्री का अल्कोहल। ठीक है, अब इसमें हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ये कह रहे हैं कि कंपाउंड ए तो है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, वो रिएक्ट करता है कंपाउंड बी के साथ जो कार्बोनिल कंपाउंड है, देन अलाउड बाय प्रोटोनेशन टू फॉर्म सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। मतलब सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल मिल रहा है। सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल का मतलब ये है आपको जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो ये कुछ ऐसा मिल रहा है CH3, है ना। यहाँ पे अपन बात करें तो ये जो प्रोडक्ट मिल रहा है आपको वो कुछ ऐसा मिल रहा है। यहाँ पे आ रहा है OH और यहाँ पर CH3 ये मिल रहा है। इसी को अपन कहते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। बात समझे। अब सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल बोला है तो आपसे बोला है कि आइडेंटिफाई A एंड B, A और B को आइडेंटिफाई करो। तो पहली बात तो ये जो B दिख रहा है ये SCHO, ये कभी नहीं हो सकता, वरना आपको हमेशा 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, है ना। और टोटल 4 कार्बन चाहिए। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में भी 2 कार्बन आ रहे हैं, यहाँ पे भी 2 कार्बन, इधर आप देखें तो 1 कार्बन, और यहाँ पे कितने आ रहे हैं, 3 कार्बन। मतलब ओवरऑल बात करूं तो बी और सी दोनों का जब आप रिएक्शन कराएंगे तो आपको यहाँ पे सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल मिल जाएगा। मतलब आप इथेनॉल में भी रिएक्शन कराएंगे तो भी सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल मिलेगा, और प्रोपेनॉल में भी कराएंगे तो भी सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल मिलेगा। क्योंकि आप यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे 2 कार्बन नजर आ रहे हैं, और आप यहाँ पे देखो यहाँ पे आपको 1 कार्बन नजर आ रहा है। क्या मेरी बात समझ में आई। तो 47 वाला जो आंसर है उसका डी आएगा, बोथ बी एंड बोलो कौन आएगा, सी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 48 की बात करूं मैं
तो यहां दिख रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन नॉट फॉर्म फिनॉल, निम्न में से कौन सी विधि फिनॉल का निर्माण नहीं करेगी, इनमें से कौन जो है वो फिनॉल को प्रोड्यूस नहीं करेगा, इनमें से कौन फिनॉल को प्रोड्यूस नहीं करेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट प्रोड्यूस फिनॉल। बात समझे? तो हम अगर देखें यहाँ पे तो मेरे हिसाब से मुझे जो आंसर दिख रहा है मेरा वो मुझे पहला ही दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो हेलो एरीन आ रहा है और ये NaOH आ रहा है। ये कभी भी SN रिएक्शन, SN मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कभी शो नहीं करेगा। हेलो एरीन दिख रहा है, हेलो एरीन जो दिख रहा है, क्लोरोबेंजीन जो दिख रहा है, इस क्लोरोबेंजीन को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक बात समझ आएगी कि यहाँ पर क्लोरीन के पास में लोन पेयर होते हैं। अब अगर ये लोन पेयर रेजोनेंस में आया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, द्विबंध आ जाता है, आंशिक द्विबंध, इसी को अपन कहते हैं डबल बॉन्ड कैरेक्टर। डबल बॉन्ड कैरेक्टर मतलब आंशिक द्विबंध आ जाता है। अब अगर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया तो इस बॉन्ड को तोड़ पाना मुश्किल है। दूसरी बात, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आता है OH माइनस, तो आपका OH माइनस इस रिंग के पास वैसे भी नहीं जा पाता है। OH माइनस जो है रिंग के पास वैसे भी नहीं जाएगा, क्योंकि रिंग के ऊपर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी है। बेंजीन रिंग पर पाई इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बहुत ज्यादा है। अगर पाई इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी है तो वो वैसे भी आपके रिंग के पास नहीं जा सकता है। इस वजह से ध्यान रखिएगा कि वो रिएक्ट नहीं करेगा। तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स के कारण तो आपका जो आंसर आएगा वो ए आएगा, जो कि ये यहाँ पे फिनॉल नहीं दे सकता। बाकी सब में आपको क्या मिल जाएगा? फिनॉल मिल जाएगा। क्लियर है? बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इनमें से कौन सा रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है? तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो ये सभी एग्जांपल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के हैं, क्योंकि आप देखेंगे तो कार्बोनिल कंपाउंड है। कार्बोनिल कंपाउंड को ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे माइनस आएगा और यहाँ पे बोलो कौन आ जाएगा? प्लस। और जैसे ही यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे प्लस आ गया, O पे बोलो कौन आया? माइनस। और यहाँ पे ये H प्लस आ रहा है और ये कौन आ रहा है? Cn माइनस आ रहा है। तो दो हिस्सों में टूट गया, एक H प्लस और एक क्या टूट गया? Cn माइनस, है ना। एक H प्लस और एक कौन है? Cn माइनस। वैसे ही यहाँ पे बात करेंगे तो Na प्लस है और HSO3 माइनस है। इथिलीन ग्लाइकॉल मतलब यहाँ पर जिसको हेमी एसिटल और एसिटल बनता है। तो ये आप देखें तो तीनों रिएक्शन ही ये मेरी तीनों की तीनों रिएक्शन, ये तीनों रिएक्शन जो है वो मेरा एग्जाम्पल है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का। ऑल द थ्री रिएक्शन सारे एग्जाम्पल है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अल्डिहाइड एंड कीटोन्स चैप्टर में है ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। आप एनसीईआरटी देखेंगे तो उसमें अल्डिहाइड और कीटोन चैप्टर जो है वहां पे आप पाएंगे कि रिएक्शन पूरी लाइन से दी है, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एनसीईआरटी में अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। क्वेश्चन 50 की बात करता हूं। इनकरेक्ट रिएक्शन, इनमें से कौन सा रिएक्शन इनकरेक्ट है? तो जैसे अगर मैं पहले रिएक्शन की बात करता हूं तो ये बेंजीन रिंग दिख रहा है, यहाँ पे इधर दिख रहा है N2 प्लस, यहाँ पे Cl माइनस। मैंने रिएक्शन इसका कराया Ki से रिएक्शन कराया, तो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा, आप देखेंगे तो यहाँ मिल जाएगा I, यहाँ पे N2 और यहाँ पे बाहर हो जाएगा KCl। एक तरफ I आ गया, एक तरफ N2 आ गया और एक तरफ क्या आ गया? KCl, है ना, ये आ गया। वैसे ही ऊपर देखेंगे तो ये होगा, लेकिन आप इस रिएक्शन को देखें तो यहाँ पे ये चीज पॉसिबल नहीं है। HbF4 दिख रहा है यहाँ पर, ये डायरेक्टली रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? अगर मैं इसको समझाऊं आपको तो कैसे नहीं है, तो देखिए ध्यान से। अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसा लिखता हूँ कि ये रिंग दिख रहा है, यहाँ पे आ रहा है N2, यहाँ पे प्लस, इसको डायएजोनियम क्लोराइड कहते हैं, और आपने इसका रिएक्शन करा दिया HbF4 के साथ में। आप जैसे HbF4 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो इधर मिल जाएगा आपके पास H प्लस और BF4 क्या दिख रहा है? माइनस। और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा N2, ये प्लस आ जाएगा और ये BF4 माइनस आएगा, मतलब आपको डायरेक्ट फ्लोरीन नहीं मिलता है। इसके बाद आपको NaNO2 से रिएक्शन कराना पड़ता है। बात समझे? इसके बाद भी अपने को आगे रिएक्शन कराना पड़ता है तो प्रोडक्ट मिलता है। यहाँ पर ये प्रोडक्ट मिलेगा, ना कि आपको डायरेक्टली फ्लोरोबेंजीन, ये नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे इनकरेक्ट रिएक्शन जो आ रहा है वो सी आ रहा है। ये भी एनसीईआरटी का डायरेक्ट रिएक्शन है, एनसीईआरटी बुक में से डायरेक्ट रिएक्शन है। जो आपका चैप्टर अमाइंस है उसके लास्ट में एक टॉपिक है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, वहां आपको मिलेगा, है ना। यहाँ पे जो आपको लास्ट में एक टॉपिक है आपका, दैट इज बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, एनसीईआरटी में, वहां आपको ये डायरेक्टली मिल जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 की बात करता हूं।
एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड कांट शो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब ये बेंजोइक एसिड। इस प्रकार से बेंजोइक एसिड लिया और बोला कि ये RX इन प्रेजेंस ऑफ AlX3, इन प्रेजेंस ऑफ AlX3, और ये होना चाहिए एनहाइड्रस, ये होना चाहिए कैसा, एनहाइड्रस। ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड आ रहा है ये अपने आप में पहली बात तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। ये जो COH दिख रहा है ये कैसा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, है ना, सबसे पहली बात। तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप अगर है तो वो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करता है। तो असर्शन तो बिल्कुल सही हो गया कि कार्बोक्सिलिक एसिड अगर है, कार्बोक्सिलिक एसिड अगर है तो वो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं कर सकता। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट कर देता है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। दूसरी बात, रीजन की बात करूं तो कार्बोक्सिलिक एसिड इज डीएक्टिवेटिंग ग्रुप एंड कैटलिस्ट अल्यूमिनियम क्लोराइड बॉन्डेड विद कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। बिल्कुल सही है, जो अल्यूमिनियम क्लोराइड है वो अपने आप में जो काम करता है, ये जो अल्यूमिनियम क्लोराइड दिख रहा है, ये अल्यूमिनियम क्लोराइड जो काम करता है ये अपने आप में एक टाइप का एसिड होता है जिसको कहते हैं लुईस एसिड। बात समझे? और कार्बोक्सिलिक एसिड होता है डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। तो रिएजेंट से रिएक्ट करने से पहले ये दोनों आपस में रिएक्ट कर लेते हैं, है ना, मतलब कैटलिस्ट और कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों आपस में क्या कर लेते हैं, रिएक्ट कर लेते हैं। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। असर्शन रीजन दोनों करेक्ट है और एक्सप्लेनेशन भी क्या है, करेक्ट है। तो असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट एंड एक्सप्लेनेशन बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। दैट इज कौन सा आंसर, ए आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 है ना। क्वेश्चन 52 की बात करता हूं। बायोलॉजी बैकग्राउंड के आप स्टूडेंट्स हैं तो मुझे लगता है ये बात आपको बिल्कुल क्लियर होगी कि जो विटामिन होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक वाटर सॉल्युबल और एक फैट सॉल्युबल, है ना। एक जल में घुलनशील होते हैं और एक शायद फैट को हिंदी में क्या कहते हैं, वसा कहते हैं, शायद देख लेना, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं क्या कहते हैं फैट को। तो दोनों आपस में डिफरेंट टाइप के प्रोटीन है। आपसे बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर सॉल्युबल। तो वाटर सॉल्युबल अगर प्रोटीन की बात करूं तो ये सारे के सारे विटामिन की बात करूं तो ये सारे के सारे जो हैं वो वाटर सॉल्युबल आते हैं। तो इसका आंसर ऑल ऑफ दीज आएगा। ये सभी के सभी वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं, पानी में घुलनशील होते हैं। ठीक है, एक बहुत कॉमन क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा कि व्हाई विटामिन सी कैनॉट बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी। व्हाई विटामिन सी कैनॉट बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी, कैनॉट बी स्टोर्ड, है ना। विटामिन सी को शरीर में भंडारण क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि वाटर सॉल्युबल होता है ये भी, तो ये कंटिन्यूअसली बॉडी से क्या होता रहता है, बाहर निकलता रहता है। ये भी एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन देखने को मिलता है अपने को, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 53 की बात करूं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ मेटालिक रेडियस इज इनकरेक्ट। थोड़ा सा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि इनमें से किसका रेडियस इनकरेक्ट है, क्योंकि अगर मैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करूं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करूं, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अगर मैं AR की बात करूं, AR का मतलब होता है एटॉमिक रेडियाई, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ Z एटॉमिक नंबर, तो वो इनिशियली तो पहले डिक्रीज होता है, फिर लगभग सेम होता है, और फिर धीरे धीरे बोलो क्या हो जाता है, इंक्रीज। पहले इनिशियली बोलो क्या होता है, डिक्रीज, फिर लगभग सेम, और फिर क्या होता है, इंक्रीज। यहाँ पे स्कैंडियम आता है, यहाँ पे बोलो क्या होना आता है, जिंक आता है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि ये जो ऑर्डर है ये इसका इनकरेक्ट है, जिंक, मैंगनीज और कॉपर, ये ऑर्डर इसका इनकरेक्ट रहता है। जिंक का साइज सबसे बड़ा बता रहे हैं, फिर मैंगनीज, फिर कॉपर, ये ऑर्डर गलत है। थोड़ा सा फैक्ट बेस है, इसको अपने को ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 54 आप देखें तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन है कि कोबाल्ट और प्लैटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है ना। दो मेरे पास अगर मैं कॉम्प्लेक्स की बात करूं यहां पर, है ना, कॉम्प्लेक्स की बात करूं और कॉम्प्लेक्स की अगर बात करूं तो दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4 है। दोनों का ही कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर कितना है, 4 है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 है तो यहाँ पे कोबाल्ट पे चार्ज आ रहा है +3 और प्लैटिनम पे चार्ज आ रहा है +4, है ना। आपसे क्या बोला है इस कि निम्न में से किस संकुल के युग्म में 0.001 m जली विलय लगभग समान विद्युत चालकता, समान विद्युत चालकता, सेम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी,
सेम इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, सेम इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का मतलब है कि नंबर ऑफ आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन मस्ट बी सेम, नंबर ऑफ आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन मस्ट बी सेम। अगर मैं बहुत ज्यादा स्पेसिफाई करूं तो आयंस की संख्या, विलियन में आयंस की संख्या समान होनी चाहिए, विलियंस में आयंस की संख्या समान होनी चाहिए। तो अगर बहुत ज्यादा मैं स्पेसिफाई करूं तो ये जो वर्नर का सिद्धांत है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, वहां से आपको ये सवाल मिला है, वर्नर थ्योरी से आपके पास ये सवाल आया है कि इनमें से किसमें है ना। तो आप कुछ मत करें, आप तो ये देखें कि फॉर्मूला बना है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 दे रखा है। तो अगर मैं पहले वाले कॉम्प्लेक्स को देखता हूं, है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर मेरे को 6 दिया है तो पहले कॉम्प्लेक्स को देखता हूं, तो पहला कॉम्प्लेक्स मेरा बन जाएगा CO NH3 4, है ना। फिर यहाँ पे आ जाएगा Cl2, ये हो गया 6, और ये Cl, है ना। और जो इसके साथ में कॉम्प्लेक्स बनेगा वो बन जाएगा आपका PT NH3 4, समझे। फिर यहाँ पे Cl2 और यहाँ Cl2। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे टोटल आयंस आपको 2 मिल रहे हैं, वहां पे टोटल आयंस आपको 3 मिल रहे हैं, अलग अलग है। आप ध्यान से देखें तो अगर सेकंड वाले एग्जांपल की बात करता हूं मैं, तो सेकंड वाला एग्जांपल के ऐसा मिलेगा CONH3 और यहाँ पे Cl3। बात समझ में आ रहा है ना। इक्वल टू यहाँ पे प्लैटिनम वाले को देखूंगा मैं, तो पीटी वाले को देखता हूं तो ये बन जाएगा पीटी मेरे पास, है ना, सेकंड वाला एग्जांपल, और 9 है टोटल। तो NH3 5 सेकेंडरी वैलेंसी, फिर यहाँ पे Cl और ये Cl3, ये भी आयंस अलग अलग आएंगे, देख लो एक्वस मीडियम में नंबर ऑफ आयंस सेम होने चाहिए। अगर मैं सी वाले ऑप्शन की बात करता हूँ, सी ऑप्शन में 6 और 3 9 और 5 और 4 9, ये हो सकता है। तो ये बन जाएगा CO NH3 5 Cl और ये Cl2, नंबर ऑफ आयंस 3 आ गए, नंबर ऑफ आयंस कितने आ गए 3, है ना। और इधर देखूं मैं, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा PT NH3, यहाँ पे आया 5, यहाँ पे Cl और ये बोलो कौन आया Cl3। तो आप देखो Cl3 आया, है ना, PT वाले में 4 है 5, Cl3 आ रहा है, और इधर कितना आ रहा है 3, और सी ऑप्शन में 6 आ रहे हैं, 6 है ना ये, सॉरी मैंने यहाँ गड़बड़ कर दी है। ये आपका जो आएगा यहाँ पे ये कुछ ऐसा आ जाएगा, दैट इज 6 आ रहा है, और ये Cl3। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आयंस 4 आ रहे हैं, और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आयंस भी कितने आ रहे हैं 4। टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने कितने आ रहे हैं 4। नंबर ऑफ आयंस सेम है तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी कैसा आएगा सेम। क्लियर। इसका जो आंसर आएगा मेरा वो सी आ जाएगा, है ना, 54 का क्या आ जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 55 सॉल्ट एनालिसिस से है, क्वेश्चन नंबर 55 सॉल्ट एनालिसिस से है, एसिडिक रेडिकल का टेस्ट है ये। सॉल्ट एनालिसिस से एसिडिक रेडिकल का टेस्ट कि कार्बोनेट को अगर डाइल्यूट H+ से पास करोगे, डाइल्यूट एसिड से पास करोगे तो आपको CO2 मिलता है। ध्यान रखिएगा, कार्बोनेट से आपको मिलता है CO2, ब्रिस्क एफरवेसेंस आती है CO2 मिलता है। क्लियर है मेरी बात, है ना। तो कार्बोनेट, उसके बाद सल्फाइड को पास करा है तो आपको मिलेगा H2S गैस। तो मेरे पास P का जो आ रहा है वो C आ रहा है, मेरे पास Q का जो आ रहा है वो A आ रहा है ना। उसके बाद SO3 आ रहा है तो SO3 से आपको SO2 मिल जाएगा, SO3 से आपको क्या मिल जाएगा SO2। बात समझे। तो P का C आया, Q का A आया, P का C आया, Q का A आया, और R का आ रहा है B, R का बिल्कुल भी आएगा सल्फाइड से, ये R का B। तो मेरा आंसर जो आएगा आपका वो C ऑप्शन आ जाएगा, दैट इज CAB, और आखिरी में D। ठीक है। कार्बोनेट को जब भी आप डाइल्यूट एसिड से पास करते हैं आपको हर समय जो है कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। सल्फाइड को पास करेंगे तो हाइड्रोजन सल्फाइड मिलेगा, SO3 सल्फाइड से सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 की बात करते हैं। पी ब्लॉक से आया सवाल है ये, 11वीं क्लास का जो पी ब्लॉक है ना। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है 56, और ये सवाल आपका पी ब्लॉक से पूछा गया है। चलिए, तो पी ब्लॉक से सवाल पूछा गया है तो आपसे बोला है पहला, चूज करेक्ट ऑप्शन, सही कथन चुनिए। अल्यूमिनियम का बोल रहे हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर ज्यादा है थैलियम से, है ना। अल्यूमिनियम का इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर ज्यादा है, किससे ज्यादा है थैलियम से, बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब धात्विक गुण, धात्विक गुण की अगर बात करूं मैं तो बिल्कुल सही है, वो ज्यादा है। अल्यूमिनियम का इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर थैलियम से ज्यादा ही आएगा। क्लियर है बात, एकदम सही। ठीक।
दूसरा बोला है अल्यूमिनियम का रिड्यूसिंग नेचर भी ज्यादा है। भाई सीधी सी बात है, इसकी जो वैल्यू आ रही है अल्यूमिनियम का पोटेंशियल जो दिया है वो -1.66 वोल्ट दिया है। अल्यूमिनियम का जो रिडक्शन पोटेंशियल दिया है वो -1.66 वोल्ट दिया है। रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू कितना नेगेटिव होता है, रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू जितना नेगेटिव होता है उतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू जितना नेगेटिव होता है इतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। बात समझे? तो यहाँ पे मेरे पास ये दोनों सही है, सी ऑप्शन बिल्कुल गलत है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर गलत बात है। अक्सर बच्चे सोचते हैं कि ऊपर से नीचे आने पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है। थैलियम में लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन लगता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी डिफरेंस आता है। अगर मैं आपको इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाइज बताऊं तो अगर मैं ग्रुप 13 की बात करूं, है ना, यहाँ मैं लिख लेता हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ Z, Z मतलब एटॉमिक नंबर। तो ये बोरॉन आता है, बोरॉन के बाद एकदम घट के एल्यूमिनियम आता है, फिर गैलियम, फिर इंडियम और फिर थैलियम। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर होता है। बात समझे कि नहीं समझे? मतलब एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन सबसे कम है ना, लगभग 1.5 होता है। अगर मैं इसका 2.0 की बात करूं तो ये 1.5 होता है, ये 1.6, ये 1.7 और ये 1 कितना होता है 8। तो एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना है 1.5 है, मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर ज्यादा होता है। तो यहाँ पर मेरे दोनों स्टेटमेंट सही हैं, ए और बी दोनों ही स्टेटमेंट मेरे बिल्कुल करेक्ट आ रहे हैं। बोथ ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। ठीक है, चलो 57 क्वेश्चन की बात करता हूं। ये भी पी ब्लॉक चैप्टर से आया है ना, पी ब्लॉक चैप्टर से आया है। और अपन देखते हैं कि पहला कह रहा है ये कि PbF4 और SnF4 जो होते हैं ये आयोनिक नेचर के होते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि डिफरेंशियल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। टेट्राहेड्राइड्स जनरली कोवेलेंट होते हैं। पी ब्लॉक के टेट्राहेलाइड, पी ब्लॉक के एलिमेंट को अगर मैं लिखता हूं E से और EX4 ये टेट्राहेलाइड है, एनसीईआरटी में लाइन से लिखा है। और इसके जो टेट्राहेलाइड्स होते हैं दे आर कोवेलेंट इन नेचर, सहसंयोजी होते हैं। टेट्राहेलाइड्स जो होते हैं दे आर कोवेलेंट इन नेचर, सहसंयोजी होते हैं। लेकिन SnF4 एंड PbF4, SnF4 एंड क्या लिखा है PbF4, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज्यादा है। फ्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस लेड के साथ, टिन के साथ बहुत ज्यादा है, इसलिए उसका नेचर कैसा हो जाता है, आयोनिक हो जाता है। ठीक है, SiF6 की बात करूं तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है, ये भी बिल्कुल सही है। और GeO जर्मेनियम ऑक्साइड एसिडिक होता है, ये भी बिल्कुल सही है। मेटलॉइड के ऑक्साइड्स आर एम्फोटेरिक इन एसिडिक इन नेचर। उपधातु के जो भी ऑक्साइड होते हैं उनका अम्लीय प्रकृति होती है, लेकिन यहां कह रहे हैं SiO2 भी एम्फोटेरिक, तो भाई ये गलत है। सिलिकॉन नॉन मेटल होता है। जब अपन सिलिकॉन की बात करते हैं तो सिलिकॉन मेरा जो होता है अधातु होता है। सिलिकॉन मेरा कैसा होता है, अधातु। और अधातु होने के कारण ये उभय धर्मी हो जाता है। अधातु होने के कारण कैसा हो जाता है, उभय धर्मी हो जाता है। बात समझे? जबकि सॉरी एसिडिक होता है, अधातु है तो ये एसिडिक हो जाता है। एसिडिक मतलब अम्लीय हो जाता है। तो होना अम्लीय चाहिए, होना एसिडिक चाहिए, लेकिन एम्फोटेरिक दिया हुआ है। बात समझे? होना चाहिए एसिडिक, लेकिन क्या दिया है, एम्फोटेरिक। तो इसका जो आंसर है वो डी आएगा, कि डी वाला जो पॉइंट दिख रहा है। बात समझे किसकी बात कर रहा हूं मैं, डी वाले के बारे में। डी वाला जो दिख रहा है ये सरासर गलत है, और आपसे यही पूछा है चूज दी इनकरेक्ट, जबकि एसिडिक आना चाहिए। तो मेरा जो आंसर आ रहा है यहाँ पे वो कौन आ रहा है, डी। क्लियर? 58 क्वेश्चन की बात करते हैं, स्टेटमेंट वाला है। मतलब पेपर में चारों तरफ से सारे डायमेंशंस में से सवाल पूछे हैं। अच्छा पेपर है, इसी लेवल का पेपर भी आपको नीट में देखने को मिलेंगे। ठीक है, NaCl बीइंग एन आयोनिक कंपाउंड, बिल्कुल सही है। NaCl आयोनिक प्रकृति का होता है। Na+Cl- इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, बिल्कुल गलत। कोई भी आयोनिक कंपाउंड विद्युत धारा का सुचालक, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी केवल दो अवस्था में, केवल दो स्टेट में होता है। पहली स्टेट जो होती है वो कहलाती है आपकी एक्वस मीडियम, और दूसरी स्टेट जो कहलाती है वो कहलाती है आपकी मोल्टन स्टेट। एक एक्वस स्टेट और एक मोल्टन स्टेट, ये दो स्टेट ऐसे होते हैं जब आपका कोई भी कंपाउंड जो होता है इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडीशन दैट इट शुड बी एन आयोनिक कंपाउंड। ये शर्त होनी चाहिए कि वो आयोनिक कंपाउंड है। तो NaCl इज अ आयोनिक कंपाउंड, ये सही है, बट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, ये बात बिल्कुल गलत है, नॉट करेक्ट।
इन कैनोनिकल स्ट्रक्चर मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देयर इज डिफरेंस इन द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, गलत। रेजोनेंस में, कैनोनिकल स्ट्रक्चर में एटम, परमाणु कभी भी अपनी पोजीशन नहीं बदलते, बॉन्ड का पोजीशन बदलता है। जैसे अगर मैं आपको एक कार्बोनेट की बात करके बताऊं, तो कार्बोनेट की बात करूं तो कार्बोनेट का स्ट्रक्चर अगर आप बनाएंगे तो ये कुछ ऐसा बनता है, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, कार्बोनेट की बात करेंगे, ये माइनस, यहाँ पर ये माइनस, कार्बोनेट की बात करेंगे, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, और ये डबल बॉन्ड हो। कभी भी एटम की पोजीशन में कोई चेंज नहीं आता है, परमाणु की स्थिति में कभी भी कोई चेंज नहीं आता है। अगर आप कैनोनिकल स्ट्रक्चर बना रहे हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं, अनुनादी संरचना बना रहे हैं, तो केवल बॉन्ड की स्थिति बदलती है, कभी भी परमाणु की पोजीशन चेंज नहीं होती है, बात का ध्यान रखना। तो ये दोनों पॉइंट क्या हुआ, गलत। हाइब्रिड ऑर्बिटल संकरित कक्षक शुद्ध के अपेक्षा प्रबल बॉन्ड बनाते हैं, बिल्कुल सही बात है, हाइब्रिड ऑर्बिटल सही बॉन्ड बनाते हैं। VSEPR थ्योरी ऑफ कैन एक्सप्लेन द स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री ऑफ HCl4, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो मेरे दोनों पॉइंट गलत हैं, ए और बी, ओनली ए और बी, ओनली ए और बी, ये दो पॉइंट मेरे गलत है, बाकी दोनों पॉइंट मेरे कैसे हैं, सही है, क्योंकि VSEPR थ्योरी ही शेप और ज्योमेट्री के बारे में बताता है। ठीक है, 59 क्वेश्चन की बात करता हूं। दो द सेंट्रल एटम ऑफ NH3H2O मॉलिक्यूल आर sp3 हाइब्रिड। ठीक है, हिंदी मीडियम के बच्चों को मैं समझाऊं आराम से। ये कह रहे हैं कि NH3 का मॉलिक्यूल है, ये कह रहे हैं H2O का मॉलिक्यूल है, इसका सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है, इसका सेंट्रल एटम केंद्रीय परमाणु ऑक्सीजन है, और दोनों के दोनों कैसे हाइब्रिड है, sp3 हाइब्रिड है, दोनों sp3 हाइब्रिड है, ये बात बिल्कुल सही है ना। उसके बावजूद जो यहां पर एंगल आता है वो 107 डिग्री आता है, और यहां एंगल जो आता है 104 डिग्री आता है, ये बात बिल्कुल सही है। मतलब असर्शन बिल्कुल सही दिया है कि अगर आप NH3 और H2 को देखते हैं तो NH3 जो दिख रहा है उसका जो एंगल है वो 160 डिग्री है, और H2 का एंगल कितना है, 104 डिग्री है, बात समझे, 107 104 डिग्री, जबकि दोनों sp3 हाइब्रिड है, मतलब असर्शन बिल्कुल सही है। दिस इज बिकॉज नाइट्रोजन एटम हैज 1 लोन पेयर, ऑक्सीजन एटम हैज 2 लोन पेयर, ये बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर आप नाइट्रोजन को देखोगे तो उसके ऊपर 1 लोन पेयर आ रहा है, 1 लोन पेयर के कारण रिपल्शन कम लगता है, 1 लोन पेयर के कारण रिपल्शन कम लगता है, मेरी बात समझे। और जब जब रिपल्शन कम लगेगा, है ना, यहाँ पे एंगल, एक ही लोन पेयर, यहाँ पे 2 लोन पेयर, इसलिए एंगल कितना डिग्री है, 104 डिग्री, और यहाँ पे बोलो कितना, 160 डिग्री। तो असर्शन रीजन दोनों सही है और एक्सप्लेनेशन भी सही है। तो बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू बट रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, है ना। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, करेक्ट एक्सप्लेनेशन, मतलब मेरा आंसर जो आएगा यहाँ पे कौन आएगा, डी आ जाएगा, कि असर्शन रीजन दोनों सही है और एक्सप्लेनेशन भी सही है। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर ऑफ आयन विच इज नॉट एन आइसो इलेक्ट्रॉनिक, निम्नलिखित युग्म से कौन सम इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, इनमें से सम इलेक्ट्रॉनिक कौन नहीं है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या समान, ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा है और नहीं में बहुत डिफरेंस आ जाता है। युग्म नहीं है, सम इलेक्ट्रॉनिक, नॉट एन आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर, इनमें से कौन नहीं है, ये पूछा है आपसे। तो अगर आप देखेंगे तो ये नाइट्रोजन और ये फ्लोरीन ये तो है, मैंगनीज एल्यूमिनियम ये भी है, मैंगनीज का एटॉमिक नंबर 25 आता है, इसका 26 आता है, चार्जेस +3 +2 ये भी है, इसका मतलब ये हमारा आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। तो मेरा जो आंसर आएगा यहाँ पे, मेरा जो आंसर आएगा वो डी आंसर आएगा। क्लियर। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो मेरा जो आंसर आएगा वो डी आंसर आएगा, क्योंकि ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। क्योंकि मैंगनीज की अगर मैं बात करता हूँ तो मैंगनीज मतलब कितना होता है 25, आयरन मतलब बोलो क्या होता है 26, तो यहाँ पे 25 आ रहा है, मतलब 3d5 है, और ये 4s2 आ रहा है, एंड यहाँ पे 3d6 आ रहा है और 4s2 आ रहा है, तो mn पे आ रहा है +2, और इधर भी बोलो क्या आ रहा है +2, तो +2 अगर चला गया, है ना, +2 चला गया अगर, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 0 आ रहा है, अभी d5 आ रहा है और d6 आ रहा है, मतलब ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं हो सकते। क्लियर है। तो यहाँ पे आप देखेंगे आंसर आपका जो आएगा वो डी आएगा, दीज आर नॉट द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। क्लियर मेरी बात, है ना। आगे बढ़ता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट ऑर्डर, इनमें से कौन इनकरेक्ट है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट ऑर्डर।
तो आप फर्स्ट वाले को देखें तो बेसिक स्ट्रेंथ बोला है तो नाइट्रोजन जो है अमोनिया का बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होता है, डाउन द ग्रुप आने पे बेसिक कैरेक्टर कम हो जाता है, NH3 PH3 ASS3 SbS3 और आखिरी में बोलो BiS3। तो ऊपर से कहाँ आ रहे हो आप, नीचे आ रहे, ऊपर से नीचे आने पे बेसिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई? तो यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर जो दे रखा है बिल्कुल सही दे रखा है। उसके बाद IE की बात कर रहे हैं तो सोडियम, अल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और सल्फर, ये जब IE की बात कर रहे हैं तो ये ऑर्डर बिल्कुल सही दिया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एटॉमिक साइजेस की बात करें, फ्लोरीन, क्लोरीन, लिथियम जो है इस ब्लॉक का एलिमेंट है, साइज बड़ा आएगा, ये ऑर्डर भी बिल्कुल सही दिया है। लेकिन आप डेल HEG को देखें, डी ऑप्शन को देखें, आप डी ऑप्शन को देखें तो डेल HEG है, डी ऑप्शन को देखें तो डेल HEG है। डेल HEG का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, डेल HEG का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की अगर मैं बात करता हूं तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो कम आता है। इनफैक्ट अगर मैं ग्रुप 16 की बात करूं तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और ये क्या होता है, पोलोनियम। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होता है उसको अपन ऐसे लिखते हैं, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम और सबसे कम जो आएगा वो किसका आ जाएगा, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे कम आना चाहिए, यहाँ पे सबसे ज्यादा दिया हुआ है। तो मेरा जो आंसर आएगा वो यहाँ पर, वो मेरा आंसर डी आंसर आएगा। आपसे इनकरेक्ट पूछा है तो मेरा डी आंसर सही है, इनकरेक्ट पूछा है मेरा डी आंसर यहाँ पे आएगा। ठीक है, क्वेश्चन 62 की तरफ बढ़ते हैं, है ना। अक्सर थोड़े से बड़े बड़े स्टेटमेंट देख के ना बच्चे घबरा जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं कि इतने बड़े स्टेटमेंट कैसे करेंगे, क्या करेंगे, है ना। तो फॉर द गिवन रिएक्शन बोला है CH4 प्लस O2 दे रहा है CO2 प्लस 2H2, है ना। CH4 प्लस O2 जो दे रहा है वो CO2 प्लस क्या दे रहा है, 2H2O दे रहा है। CH4 प्लस O2 दे रहा है 2H2, है ना। यहाँ पे आप देखें तो इधर मैं बात जब करता हूँ, है ना, तो आपको यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली आपको एक चीज नजर आ रही है कि CH4 प्लस O2 दे रहा है ना। ये इस टाइप से CH4 प्लस 2O2 गिव CO2 प्लस क्या दिख रहा है यहाँ पे, 2H2O दिख रहा है ना। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो अगर मैं इसका रिलेशन लिखूं तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे 1 मोल, है ना, 1 मोल CH4 कंबाइंस विद 2 मोल ऑक्सीजन, जिससे आपको मिल रहा है 1 मोल CO2 एंड 2 मोल क्या दिख रहा है, H2O। आप देखेंगे तो 22.4 लीटर है, ये 2 इंटू 22.4 लीटर है, ये 1 इंटू 22.4 लीटर, ये लिक्विड है इसलिए मैं यहाँ पे ये नहीं लिख सकता। आप चाहो तो मॉलिक्यूल के टर्म्स में भी लिख सकते हैं उसको, किसके टर्म्स में लिख सकते हैं, मॉलिक्यूल के टर्म्स में। और मॉलिक्यूल के टर्म्स में लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 मॉलिक्यूल ऑफ CH4, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल आ जाएगा, है ना। इधर देखेंगे तो ये भी 1 मॉलिक्यूल है और इधर भी देखेंगे तो अपने पास 2 मॉलिक्यूल। अब अपन यहाँ मैच करके देखते हैं कि इन्होंने कहा है 1 मोल ऑफ CH4 रिएक्ट विद 2 मोल ऑफ O2 टू गिव 1 मोल ऑफ क्या दिख रहा है, CO2 एंड 2 मोल ऑफ H2O। ये बात बिल्कुल सही है। आपसे पूछा इनमें से कौन सा गलत है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। 1 ग्राम ऑफ CH4, भाई जब मास टू मोल रिलेशन लिखते हैं तो ग्राम से हम कभी भी रिलेट नहीं करते हैं, हम कभी भी किससे रिलेट नहीं करते हैं, ग्राम से। 1 ग्राम ऑफ CH4 नहीं है यहाँ पे, 1 मोल मतलब 16 ग्राम ऑफ CH4 रिएक्ट कर रहा है। यहाँ पे जो CH4 दिख रहा है ये 1 मोल है, यहाँ पे जो CH4 दिख रहा है ये 1 मोल है, मतलब ये कितना ग्राम है, 16 ग्राम है। बात समझ में आ रहा है, ये 1 मोल मतलब कितना ग्राम आ रहा है, 16 ग्राम आ रहा है। मेरी बात समझे, तो 16 ग्राम ऑफ CH4 रिएक्ट कर रहा है, 1 ग्राम रिएक्ट नहीं कर रहा है। तो आपका जो बी है स्टेटमेंट जो दिया है वो इनकरेक्ट है, तो मेरा आंसर जो आएगा यहाँ पे बोलो कौन आएगा, बी आएगा। क्लियर एकदम, ठीक है। 63 क्वेश्चन की बात करता हूँ, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डेल एच इज नॉट इक्वल टू डेल ई। इनमें से किस रिएक्शन में डेल एच डेल ई के इक्वल नहीं है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डेल एच इज नॉट इक्वल टू डेल ई। बात समझे, तो डेल एच और डेल ई की अगर मैं बात करता हूँ तो डेल एच और डेल ई की अगर बात करता हूँ तो डेल्टा एच बराबर होता है डेल्टा ई प्लस डेल एनजीआरटी। डेल्टा एच बराबर होता है डेल्टा ई प्लस बोलो कितना आ रहा है, डेल एनजीआरटी आ रहा है। और जो डेल एनजी दिख रहा है, डेल एनजी जो दिख रहा है वो चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स होता है, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स होता है ऑफ गैसियस स्पीशी,
चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स होता है ऑफ कौन सा स्पीशीज, गैसियस स्पीशीज है ना, गैसीय पदार्थ जो होते हैं, गैसीय प्रजाति जो होती है उनके मोल्स की संख्या में जो परिवर्तन आता है, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कौन सा स्पीशी होता है, गैसियस स्पीशी। तो डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस डेल एन जी क्या लिखा है, आर टी। अब हमें यहाँ पे जो इस क्वेश्चन में ध्यान देना है वो ध्यान देना है कि डेल एन जी कैसे निकाले, डेल एन जी का वैल्यू कैलकुलेट कैसे करें, है ना। तो अगर मैं पहले वाले क्वेश्चन में देखता हूँ, फर्स्ट अगर मैं ऑप्शन में देखता हूँ तो डेल एन जी का वैल्यू निकालता हूँ, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 2 माइनस 2, यहाँ पे 2 दिख रहा है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है, तो 2 माइनस 2 इक्वल टू बोलो कितना आ जाएगा, 0। 2 माइनस 2 इक्वल टू बोलो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो डेल एन जी बराबर, यहाँ पे देखूंगा तो ये दिख रहा है मेरे को, यहाँ पे फिर से 2, यहाँ पे 1 और 1, तो फिर से 2 माइनस 2 करूंगा मैं इक्वल टू 0। तो डेल एन जी अगर 0 आ रहा है तो जब भी डेल एन जी 0 आएगा तो डेल एच और डेल ई क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे सी सॉलिड है तो इसको कंसीडर नहीं करूंगा मैं। यहाँ पे देखूंगा मैं डेल एन जी, तो डेल एन जी मतलब 1 माइनस 1 इक्वल टू बोलो क्या आ रहा है, 0, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड को कंसीडर नहीं करना है। और फोर्थ ऑप्शन में देखूंगा मैं, अगर डेल एन जी निकालता हूँ तो डेल एन जी बराबर यहाँ पे आ रहा है 2, प्रोडक्ट के मोल माइनस रिएक्टेंट के मोल 3, और यहाँ पे बोलो 1, यहाँ पे कितना हो गया 4, तो यहाँ पे आ गया 2 और माइनस 2 आ रहा है इनफैक्ट, है ना, कितना आ रहा है -2। तो यहाँ पे डेल एन जी 0 के बराबर नहीं है, तो डेल एन जी 0 के बराबर नहीं है, मतलब मेरा आंसर बोलो कौन आएगा, डी आएगा, है ना। डेल एन जी 0 के बराबर नहीं है तो मेरा आंसर जो आएगा कितना आएगा, डी आएगा। 64 क्वेश्चन को देखें अपन, तो अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट पूछा है ना। पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं करेक्ट इनकरेक्ट, तो आपको ध्यान रखना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज, बोलो क्या बोला है, करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा कथन क्या बोला है, सही है ना। तो स्टेटमेंट अगर करेक्ट है, कौन सा कथन अगर सही है, इसकी बात करते हैं अपन। तो सबसे पहला बोला है कि अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू HUP, अकॉर्डिंग टू HUP हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डेल्टा V इंटू डेल्टा एक्स जो आ रहा है वो लेस आ रहा है जबकि ग्रेटर देन होता है, डेल्टा V इंटू डेल्टा एक्स आ रहा है जबकि ग्रेटर देन होता है, तो डेल्टा V इंटू डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई होता है, डेल्टा V इंटू डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन क्या होता है, 4 पाई। ये एक्चुअल में होता है, मतलब ये स्टेटमेंट जो है वो तो गलत है। बेरिलियम एंड सोडियम आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ये भी गलत है, क्योंकि बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है और सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 है, सोडियम का कितना है, 11 है, तो ये भी सही नहीं है। क्लियर है। बाल्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम अपीयर इन विजिबल रीजन, दृश्य प्रकाश में, बाल्मर सीरीज दृश्य प्रकाश में आती है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बाल्मर सीरीज दृश्य प्रकाश में आती है, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। 4 क्वांटम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ पोटेशियम, पोटेशियम के संयोजी इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या, तो लिथियम, सोडियम और ये क्या है पोटेशियम, ये 2, ये 3 और ये 4 आ रहा है, तो यहाँ पे लिखते हैं अपन 4s1, क्या लिखते हैं यहाँ पे 4s1, तो n बराबर 4 होता है ना, l बराबर 0 होता है, m बराबर 0 होता है, s जो आता है वो प्लस हाफ आता है, s जो आता है वो प्लस हाफ आता है, तो आप देखो 400 हाफ आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आ रहा है 401, ये 1 नहीं होना चाहिए, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, मतलब मेरा आंसर केवल कौन आएगा, सी आएगा। बात समझ में आया कि नहीं। पेपर में मल्टीपल चीजों, मल्टीपल डायमेंशन से सवाल पूछे हैं, ठीक है। आगे बढ़ता हूं, क्वेश्चन 65 को देखें। हाउ मेनी मोल्स ऑफ सोडियम सल्फाइड आर ऑक्सीडाइज्ड बाय मोल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इन एसिडिक मीडियम। अम्लीय माध्यम में 3 मोल पोटेशियम परमैंगनेट द्वारा सोडियम सल्फाइड के कितने मोल ऑक्सीकृत होंगे, है ना। अम्लीय माध्यम में 3 मोल पोटेशियम परमैंगनेट द्वारा सोडियम सल्फाइड के कितने मोल क्या बोला है, ऑक्सीकृत होंगे। तो पोटेशियम परमैंगनेट की अगर बात करता हूं तो पोटेशियम परमैंगनेट का मतलब होता है MnO4 माइनस, सल्फाइड का मतलब होता है SO3 2 माइनस, यहां से मुझे मिलेगा SO4 2 माइनस और यहां पे मिल जाएगा मुझे Mn2 प्लस। बात समझे, MnO4 माइनस से, और एसिडिक मीडियम बोला है तो MnO4 माइनस से Mn2 प्लस बनता ही बनता है, और सल्फाइड से क्या बनता है, सल्फेट। तो यहां पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे अगर देखूंगा मैं तो कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 1। बात समझ में आया कि नहीं आया।
अब मैं अगर यहाँ पे देखता हूँ तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 1 आ जाएगा, इधर बोलो क्या आ जाएगा 5 और इधर बोलो क्या आ जाएगा 5, है ना। तो ये अपने पास एक जनरल इक्वेशन अपन ने इलेक्ट्रॉन बैलेंस कर लिए। आपसे बोला अम्लीय माध्यम में 3 मोल पोटेशियम परमैंगनेट, 3 मोल पोटेशियम परमैंगनेट द्वारा सोडियम सल्फाइड के कितने मोल ऑक्सीकृत होंगे। तो यहां पे अपन लिखेंगे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ MnO4 माइनस, समझे, या कि MnO4 लिख दिया तो मैं इसको MnO4 माइनस लिख रहा हूं, है ना। MnO4 माइनस इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सल्फाइड, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ क्या लिखा है सल्फाइड। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ MnO4 माइनस इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ क्या लिखा हुआ है सल्फाइड। तो यहां पे इसका लिखेंगे फॉर्मूला अपन नंबर ऑफ मोल इंटू n फैक्टर, है ना। यहां पे भी अपन लिखेंगे नंबर ऑफ मोल इंटू बोलो क्या लिखेंगे n फैक्टर। मेरी बात समझे, है ना। अब आपसे पूछा है कि 3 मोल पोटेशियम परमैंगनेट द्वारा, 3 मोल पोटेशियम परमैंगनेट, तो नंबर ऑफ मोल्स पोटेशियम परमैंगनेट के 3 आ गए, इसका n फैक्टर 5 आ गया, इसके निकालना है नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स को x मान लो और n फैक्टर तो 1 आ ही रहा है इसका, है ना। n फैक्टर सोडियम सल्फाइड का जो आ रहा है, सॉरी 1 नहीं आ रहा है, 3 2 जा 6, है ना, ये 4 से आ रहा है, सॉरी ये आ रहा है आपका +4 से +6 जा रहा है, मतलब यहाँ पे 2 आएगा, +4 से +6 जा रहा है मतलब 2 आएगा। ये n फैक्टर मैंने गलत कैलकुलेट कर दिया था, तो यहाँ पे जो n फैक्टर आएगा वो 2 आएगा, तो यहाँ पे मैंने लिखा 2, तो ये x बराबर आ जाएगा 15/2, 15/2 मतलब बोलो 7.5 मोल। ये देखो, बात समझे, तो कितने मोल आ जाएंगे ये 7.5 मोल। इधर ध्यान रखना, मैंने थोड़ा सा ये मिस्टेक कर दिया था, नहीं +4 से ये कितना जा रहा है +6 आ रहा है, तो मेरा जो आंसर आ जाएगा वो 7.5 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 है। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है आपको, असर्शन कह रहा है द रेशियो ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ 3p इलेक्ट्रॉन इज √2/3। बात समझे, है ना। यहां पे अगर मैं बात करता हूं, क्या बात कर रहे हैं अपन यहां पे कि द रेशियो ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, रेशियो ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, और यहां पे अपने पास दिख रहा है एंगुलर मोमेंटम, रेशियो ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, और दूसरा क्या दिख रहा है एंगुलर मोमेंटम। कौन से इलेक्ट्रॉन के लिए 3p इलेक्ट्रॉन के लिए √2:3 है। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को निकालने का जो तरीका होता है ना 3p के लिए या किसी के लिए भी, तो √ऑफ होता है l इंटू l+1 h/2π। ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालने का तरीका है। और 3p इलेक्ट्रॉन बोला तो l = 1 आएगा, है ना। 3p इलेक्ट्रॉन बोला तो l = 1 आएगा, तो 3p बराबर ही आ जाएगा आपके पास में 1 इंटू 1+1 h/ क्या लिखेंगे 2π। तो 3p के लिए ये जो आया ये आ गया आपके पास √2 इंटू h/ बोलो क्या लिखेंगे 2π, √2 इंटू h/ क्या लिखा 2π। अब अगर मैं यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम की बात करता हूं, तो एंगुलर मोमेंटम को अपन लिखते हैं L से, है ना। एंगुलर मोमेंटम को किससे लिखते हैं L से। L बराबर आता है NH/2π, NH/ बोलो क्या लिख रहा है 2π। अब 3p बोला है तो 3p मतलब n का वैल्यू 3 आ रहा है यहाँ पे, तो L बराबर आ जाएगा 3h/2π। अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं, है ना, इन दोनों इक्वेशन को लेके मैं डिवाइड कर दूं, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन कहता हूं, इसको मैं क्या कहता हूं सेकंड। आप दोनों को डिवाइड कर दो तो h/2π कैंसिल हो जाएगा, तो √2/3 आ जाएगा, है ना। आप देख लो ना h/2π और h/2π पूरा कैंसिल होगा तो √2 क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। मतलब मेरा असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, तो असर्शन रीजन दोनों सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। बात समझे, असर्शन रीजन दोनों सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। क्वेश्चन 67 की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, हाउ मेनी स्टेटमेंट अमंग दी फॉलोइंग आर करेक्ट। इनमें से कितने स्टेटमेंट करेक्ट हैं, है ना। निम्न में से कितने कथन सत्य हैं। हाउ मेनी स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग आर करेक्ट, निम्न में से कितने कथन क्या लिखा है सत्य है ना। सबसे पहला बोला है कि वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, पानी का वाष्पदाब ताप के साथ बढ़ता है। बिल्कुल सही बात है। वेपर प्रेशर को दुनिया की केवल एक ही चीज अफेक्ट करती है, वो होता है टेम्परेचर। क्योंकि अगर आपने वेपर प्रेशर पढ़ा होगा तो आपने वेपर प्रेशर पढ़ते समय आपने एक इक्वेशन पढ़ी होगी कि मान लीजिए H2O मेरे पास लिक्विड दिख रहा है
और यहाँ पे मेरे पास H2O जो दिख रहा है वो गैस दिख रहा है ना। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं Kp बराबर लिखूंगा P ऑफ H2O, और यहाँ पे ये गैस आ रहा है। Kp बराबर लिखूंगा P ऑफ H2O, क्या आ रहा है, गैस आ रहा है। अब यहाँ पे मैं कहता हूँ कि भाई ये वेपर प्रेशर है, यहाँ पे मैं कहता हूँ कि ये क्या है, वेपर प्रेशर है। तो वेपर प्रेशर जो आ रहा है वो Kp बराबर आ रहा है। वेपर प्रेशर जो आ रहा है किसके बराबर आ रहा है, Kp के बराबर। और जो मेरा Kp दिख रहा है, ये मेरा Kp इज नोन एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये मेरा जो Kp होता है, इट इज मेरा इक्विलिब्रियम क्या होता है, कांस्टेंट। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट के टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, बिल्कुल सही बात है ये। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर डिफर बाय ओनली वन प्रोटॉन, संयुग्मी अम्ल क्षार केवल एक प्रोटॉन के अंतर से होते हैं, बिल्कुल सही बात है ये भी। कि अगर मैं कहता हूं मेरा ये HCl अगर मेरा एसिड है तो H देने के बाद ये बचेगा Cl माइनस, और इसको कहते हैं संयुग्मी क्षार या कॉन्जुगेट बेस। इसको संयुग्मी क्षार बोलोगे या फिर बोलो क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेट बेस। ये बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई डाउट वाली चीज नहीं है, बात समझे। तो एसिड है, संयुग्मी क्षार है, कॉन्जुगेट क्या है, बेस है। दूसरी बात, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। पानी का जो आयोनिक प्रोडक्ट होता है, जल का जो आयनिक गुणनफल होता है, वो टेम्परेचर पे ही डिपेंड करता है। आयनिक प्रोडक्ट को लिखने का क्या तरीका होता है, आयनिक प्रोडक्ट को लिखने का तरीका होता है KW, यहाँ पे लिखते हैं H+, यहाँ पे क्या लिखते हैं OH माइनस, ठीक है। KW बराबर लिखते हैं H+ और क्या लिखते हैं OH माइनस। मेरी बात सबको समझ में आ रही है। और आयनिक प्रोडक्ट जो होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, बात समझे। ये कह रहे कि नहीं करता है, मतलब कि ये वाले स्टेटमेंट तो तीनों सही है, ये वाला स्टेटमेंट गलत है। HF इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन, बिल्कुल सही बात है। इनऑर्गेनिक एसिड है, मिनरल एसिड है ना। तो ABD मतलब 3 स्टेटमेंट जो है इसके अंदर बिल्कुल सही है, और एक स्टेटमेंट क्या है, गलत है। बात समझे, 3 स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, एक स्टेटमेंट गलत है। KW की जो वैल्यू है टेम्परेचर के साथ चेंज होती है। चलो 68 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 20 ml of 0.25 N strong acid and 30 ml of 0.2 N strong base, रिजल्टिंग सोल्यूशन निकालना है। तो चलो, एक मैंने मान लिया एसिड, लेट से HCl, क्योंकि यहाँ मेंशन नहीं है कि मोनोबेसिक या डायबेसिक, मैं मोनो ही मान रहा हूँ। और NaOH के साथ रिएक्शन करा के मैंने बनाया NaCl प्लस क्या लिखा, H2। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड अगर मैं निकालूं, तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड अगर मुझे निकालना है, तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड निकालने का तरीका आ जाएगा, एसिड में दिया हुआ 20 ml और 0.25 N, तो 0.25 नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम, N इंटू V ml में, तो 0.25 इंटू 20, तो यह आ जाएगा 5 मिली इक्विवेलेंट, आ गया 5 मिली इक्विवेलेंट। और वैसे ही अगर मुझे निकालना है मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस, मिली इक्विवेलेंट ऑफ क्या दिख रहा है यहाँ पे, बेस, तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस निकालना है, तो बेस निकालने के लिए मैं करूंगा 0.2 इंटू बोलो क्या करूंगा 30, दैट इज 6 मिली इक्विवेलेंट। बात समझे, मिली इक्विवेलेंट किसके, बेस के, तो कितने बचे 6। नाउ मैं यहां पे लिखूंगा मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस लेफ्ट, क्षार के मिली तुल्यांकी जो शेष बचे हैं, क्षार के मिली तुल्यांकी जो शेष बचे हैं, क्योंकि बेस ज्यादा है ना, बेस ज्यादा है ना, तो 6 माइनस 5 करेंगे तो यह आ जाएगा 1 मिली इक्विवेलेंट बचा। तो नॉर्मेलिटी अगर मुझे निकालना है बचे हुए सोल्यूशन का नॉर्मेलिटी निकालना है। पहली बात तो ध्यान रखना, सोल्यूशन तुम्हारा बेसिक आएगा क्योंकि आखिरी में बेस बच रहा है, विलियन तुम्हारा क्षारीय आएगा, क्षार ज्यादा बचा ना। एसिड के मिली इक्विवेलेंट कितने थे, 5 ही थे ना, इसके कितने बच रहे हैं 6, तो नॉर्मेलिटी बराबर आ जाएगा 1 अपॉन में बोलो क्या लिखेंगे 50, तो 1 अपॉन में 50 करेंगे, दैट इज इक्वल टू आ जाएगा ये 0.02 N, 1 अपॉन में 50, नॉर्मेलिटी निकालना है तो मिली इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम, मिली इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ml में, समझ में आया। तो 0.02 N, और ये बोलो कैसा आ जाएगा, बेसिक। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ बढ़ते हैं अपन बच्चों। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन दैट वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, है ना। जो दिया गया स्टेटमेंट है वो ट्रू है कि फॉल्स है, आपको इसके बारे में बताना है। सबसे पहला बोला है द सेल पोटेंशियल ऑफ मर्करी सेल डज नॉट रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ, स्टेटमेंट ही गलत है ये। मर्क्यूरी सेल का जो सेल का पोटेंशियल होता है ना,
मर्क्यूरी सेल का सेल पोटेंशियल होता है वो अराउंड 1.35 वोल्ट होता है, और थ्रू आउट द लाइफ कैसा होता है, ये कांस्टेंट होता है, क्योंकि इसकी सेल रिएक्शन में कोई भी आयंस इन्वॉल्व नहीं होते हैं। मतलब अगर आप देखोगे तो Zn प्लस यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ HgO, तो ये कुछ ऐसा बनता है, ZnO प्लस क्या बनता है, Hg। तो इसके सेल में कोई भी आयंस इन्वॉल्व नहीं है। अगर इसमें कोई भी आयंस इन्वॉल्व नहीं है तो जाहिर सी बात है ना, कोई भी आयंस अगर इसमें इन्वॉल्व नहीं तो कॉन्सेंट्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो पोटेंशियल के ऊपर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए मर्क्यूरी सेल के पोटेंशियल जो होता है वो थ्रू आउट द लाइफ कैसा होता है, कांस्टेंट होता है ना। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो तो हो गया फॉल्स, ठीक है। ओवर पोटेंशियल इज द एक्स्ट्रा पोटेंशियल दैट हैज टू बी अप्लाइड फॉर द इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, है ना। अगर कोई रिएक्शन स्लो है, गैल्वेनिक सेल में कोई रिएक्शन धीरे चल रही है, तो वहां पे आपको एक ओवर पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ता है ना। अधि विभव वह अतिरिक्त विभव है जिसे गतिकीय रूप से धीमे विद्युत रासायनिक अभिक्रिया के प्रक्रम के लिए लगाना पड़ता है, कि कोई अभिक्रिया धीमे चल रही है तो फिर एक्स्ट्रा पोटेंशियल आपको या ओवर पोटेंशियल आपको देना पड़ता है, ठीक है। फ्यूल सेल, ईंधन सेल इज अ टाइप ऑफ गैल्वेनिक सेल, बिल्कुल सही बात है, which converts energy of combustion of fuel like hydrogen methane directly into electrical energy, बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, फ्यूल सेल में देखा ही अपन ने। और EMF of cell is cell potential when no current is drawn to the cell, ये भी बिल्कुल सही है ना। क्या सही है कि विद्युत वाहक बल वह सेल विभव है जो सेल में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही होती है। तो भाई पहला स्टेटमेंट फॉल्स है, बाकी सब ट्रू है, तो पहला स्टेटमेंट फॉल्स, बाकी सारे ट्रू हैं, मतलब फॉल्स फिर ट्रू फिर ट्रू फिर ट्रू, है ना। सी आंसर आएगा 69 वाले का, ठीक है। 70 क्वेश्चन की बात करता हूं, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। यदि सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में इसका प्रेक्षित अणुभार 140 ग्राम प्रति मोल है, तो सिल्वर नाइट्रेट की वियोजन की मात्रा क्या होगी। तो सिल्वर नाइट्रेट की अगर मैं बात करता हूं, तो सिल्वर नाइट्रेट में आपको अल्फा का वैल्यू निकालना है, और अल्फा का वैल्यू निकालने से पहले हमें निकालना पड़ेगा आई, क्योंकि हमें पता है कि अल्फा बराबर होता है I माइनस वन अपॉन एन माइनस वन। अल्फा बराबर होता है I माइनस वन अपॉन कितना होता है, एन माइनस वन। तो अल्फा का वैल्यू निकालना है, तो अल्फा अगर मुझे निकालना है तो अल्फा बराबर होता है I माइनस वन अपॉन एन माइनस वन। तो I का जो वैल्यू आ रहा है, I मतलब जैसे कौन सा फैक्टर है, ये वॉन ऑफ फैक्टर है, तो I को निकालने का तरीका होता है सामान्य अणुभार, है ना, सामान्य अणुभार, बात समझे, अपॉन में आ जाएगा प्रेक्षित अणुभार या फिर ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास अपॉन में आ जाएगा ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास, है ना, सामान्य अणुभार अपॉन में ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास। तो आई की अगर हम बात करता हूं तो नॉर्मल जो मॉलिक्यूलर मास आएगा वो अप्रोक्सीमेटली 170 आता है ना, कितना आता है 170, और ये इन्होंने 140 दे रखा है, तो 170 बाय अपन अगर 140 करते तो मैं थोड़ा सा एग्जैक्ट वैल्यू लेके सॉल्व करूंगा, बात समझे। 170 डिवाइडेड बाय 140 अगर मैं करता हूं तो आ रहा है 1.2 के आसपास, 1.214। तो आई का जो वैल्यू आ रहा है वो 1.2 के आसपास आ रहा है, क्लियर। अब ये अगर 1.2 आया मेरे पास, तो मैं अल्फा बराबर लिखूंगा I माइनस वन अपॉन लिखूंगा n माइनस वन। अल्फा का वैल्यू मेरे को निकालना है, तो अल्फा इक्वल टू आ गया 1.2 माइनस वन, है ना। अल्फा का वैल्यू होता है 1.2 माइनस वन अपॉन n माइनस मतलब 2 माइनस वन मतलब 1। तो ये जो आया अल्फा इक्वल टू आ गया 0.2 इंटू अगर मैं 100 करूंगा तो लगभग 20% के आसपास आ रहा है। तो 20% के आसपास आ रहा है, मतलब जो क्लोजेस्ट आंसर आ रहा है वो मेरा ये आंसर है, दैट इज बी, 20%। बात समझे। तो नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास अपॉन एबनॉर्मल या सामान्य अणुभार बटा ऑब्जर्व्ड, ठीक है। 71 क्वेश्चन की बात करें, द एक्टिवेशन एनर्जी इज लोवर्ड बाय 8.314 जूल किलो जूल पर मोल। एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा 8.314 किलो जूल पर मोल से कम हो जाती है किसी रिएक्शन के लिए 500 केल्विन पर, है ना। एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो कम हो जाती है, कितने से कम हो जाती है, 8.314 किलो जूल पर मोल से किसी रिएक्शन के लिए 500 केल्विन पर। तो बोला है रेशियो ऑफ रेट ऑफ कैटलाइज रिएक्शन टू दैट ऑफ अनकैटलाइज, है ना, मतलब रेट का निकालना है, आराम से समझिएगा। तो अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात करूं आपसे, तो मुझे पता है कि k बराबर होता है a इंटू ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी। मैं k1 लिख लेता हूं, है ना, और यहां पे लिख लेता हूं a ई ए
माइनस ई ए बाय आर टी, है ना। इनफैक्ट जो ई ए दिख रहा है, उसको लिख रहा हूं मैं ई वन बाय आर टी, इसको अपन कहते हैं फर्स्ट इक्वेशन। मेरी बात समझ में आई। मैं यहाँ पे K2 की बात करता हूँ, K2 के बराबर बात करेंगे तो A लिखा, यहाँ पे E लिखा, यहाँ पे लिखूंगा E2 बाय आर टी, इसको मैं लिखूंगा सेकेंड इक्वेशन। E2 बाय आर टी लिखा मैंने सेकेंड इक्वेशन। K1 बाय दिख रहा है KT, है ना। अब मुझे दोनों का रेशियो निकालना है, तो दोनों का रेशियो निकालना है तो K2 बाय K1 करूंगा मैं। K2 बाय क्या करा मैंने, K1, तो ये आ जाएगा AE माइनस E2 बाय आर टी, है ना। इधर आ जाएगा AE माइनस E1 बाय आर टी। बात समझे, A से A क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब मुझे दिख रहा है यहाँ पे K2 बाय K1, K2 बाय K1 दिख रहा है, यहाँ पे E आ गया, तो माइनस E2 बाय आर टी, और ये आ जाएगा प्लस E1 बाय आर टी, प्लस E1 बाय क्या आया, आर टी। अगर मैं थोड़ा सा इसमें से कॉमन निकालूं तो K2 बाय K1 अगर मैं लिखूंगा तो E की पावर ये आ गया 1 बाय आर टी कॉमन, और यहाँ पे लिखूंगा E1 माइनस E2। अब बोला इन्होंने कितने से लोअर हो गया, वो 8.314 किलो जूल पर मोल से कम हो गया, मतलब लोवरिंग की जो वैल्यू आ रही है, ये लोवरिंग की जो वैल्यू है ये दे रखी है। तो K2 बाय K1 इक्वल टू आ गया E की पावर 1/8.314 इंटू 500 केल्विन इंटू 8.314 इंटू 1000। क्यों, किलो जूल्स को बदला जूल्स में, किलो जूल्स को किसमें बदला, जूल्स में। ये कैंसिल करा, ये कैंसिल करा, और यहाँ पे आया 2। K2 बाय K1 इक्वल टू आ रहा है E की पावर 2, और E की पावर 2 का वैल्यू आपको दे रखा है यहाँ पे, E की पावर ये 2 है, तो E की पावर 2 आ रहा है 7.38, E की पावर 2 आ रहा है 7.38। तो K2 बाय K1 इक्वल टू आ रहा है 7 पॉइंट कितना है, 38। बात समझे, तो 7.38 बोला, मतलब मेरा आंसर जो आ गया वो यहाँ पे बी आंसर आ गया 7.38। क्लियर। सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ बढ़ते हैं अपन, और केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर का क्वेश्चन है। बोला है कंसीडर द रिएक्शन 2A प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ बी अलोन वाज डबल्ड, केवल बी के जब कंसंट्रेशन को डबल किया गया, when concentration of B alone was doubled the half life does not change। B के concentration को जब डबल किया half life does not change, तो पहली बात तो मैं यहाँ पे अगर रेट एक्सप्रेशन लिखूंगा तो रेट बराबर लिखूंगा K, यहाँ पे लिखूंगा A की पावर X और B की पावर क्या लिखूंगा Y। और बोला जब B के concentration को डबल किया गया, concentration को करा डबल, तो T हाफ में कोई चेंज नहीं आया। अब T हाफ में चेंज नहीं आना, हाफ लाइफ में अर्ध आयु काल में कोई परिवर्तन नहीं आया, कोई परिवर्तन नहीं आना, तो सीधी सी बात है, हमें पता है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हमें पता है कि जो हाफ लाइफ होता है वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, और अपनों को पता है कि टी हाफ बराबर जो होता है वो इक्वल टू हो जाता है 0.693 बाय के। टी हाफ जो होता है वो 0.693 बाय कितना होता है, के होता है। तो हमें ये बात क्लियर हो गई कि वो फर्स्ट ऑर्डर है, मतलब बी के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है। अब बोला है व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अलोन वाज डबल्ड, बी के कॉन्सेंट्रेशन को डबल करा, द रेट इंक्रीज्ड बाय 2 टाइम्स, मतलब कॉन्सेंट्रेशन को डबल करने पर रेट भी डबल हो गया, कॉन्सेंट्रेशन को डबल करने पर रेट भी क्या हो गया, डबल हो गया। तो जब कॉन्सेंट्रेशन को डबल करा, है ना, ए के कॉन्सेंट्रेशन को डबल करा, बात समझे, तो रेट भी डबल हो गया। तो ए के रिस्पेक्ट में भी जो अपन बात कर रहे हैं ये कौन सा ऑर्डर आ जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो ये बन जाएगा आपका रेट बराबर के, ए के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर, बी के रिस्पेक्ट में भी फर्स्ट ऑर्डर। तो ओवरऑल जो ऑर्डर आया वो सेकेंड ऑर्डर आया, और सेकेंड ऑर्डर में जो के का यूनिट होता है वो होता है लीटर पर मोल पर सेकेंड, लीटर पर मोल पर सेकेंड। तो मेरा जो आंसर आएगा वो ए आंसर आएगा 72 वाले में, लीटर पर मोल पर सेकेंड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73 की बात करता हूं मैं। व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन रिप्रेजेंटेड बाय फेज डायग्राम। व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, दर्शाए गए प्रावस्थालक में विलय का हिमांक क्या होगा, विलय का हिमांक क्या होगा। बात समझे,
तो विलय के हिमांक की जब बात करते हैं तो मेरी बात को ध्यान से सुनो। अपन जब ग्राफिकली बात करें तो मुझे यहाँ पे एक पॉइंट दिख रहा है, क्लियर, ये, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा तो यहां पर ये इस तरीके से बढ़ रहा है, इसको अपन कहते हैं वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर, अगर मैं कहता हूं कि यहां पे मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर मान लूं, ये कौन सा प्रेशर मान लूं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो अगर यहाँ पे वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब अगर दोनों बराबर हो गए तो वो तो क्वथनांक बिंदु हो जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वेपर प्रेशर अगर दोनों कैसे हो गए, बराबर हो गए, तो वो क्या हो जाता है, क्वथनांक बिंदु हो जाता है। क्या मेरी बात समझ में आई? आपसे बोला गया है व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, विलयन का हिमांक, विलयन का क्या बोला है, हिमांक। तो विलयन का हिमांक बोला है तो भैया ये तो सॉल्वेंट का आ रहा है ना, तो ये जो आ रहा होगा ये किसका आ रहा होगा, विलयन का, क्योंकि अगर सॉल्वेंट विलायक का ये है तो आप अगर उसमें विलयन की बात करेंगे यानी कि अवाष्पशील विलय, या मैं कहता हूं कि नॉन वोलेटाइल सल्यूट में ला देंगे, तो फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो बढ़ जाता है। बात समझे? फ्रीजिंग पॉइंट जो है बढ़ने का मतलब मेरा है इन द सेंस रिवर्स डायरेक्शन बात कर रहा हूं कि अगर नॉर्मल पानी आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रीज होता है, नॉर्मल पानी अगर आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रीज होता है, तो आप अगर उसमें नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस मिला देंगे, बात समझे, तो वो 0 से फ्रीज ना होते हुए -1 या फिर बोलो किस पे फ्रीज होता है, -2 पे। क्लियर है? तो यहां पे अगर मैं बात कर रहा हूं तो फ्रीजिंग पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय, अगर बात करूं तो जो T1 आएगा मेरा, यहाँ पे जो T1 आएगा यही आपका फ्रीजिंग पॉइंट आएगा, यही आपका कौन सा पॉइंट आएगा, यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर है? डन? ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूं मैं 73 के बाद। 74 क्वेश्चन नॉमेनक्लेचर का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। आईयूपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड, ये जो कंपाउंड दिया है इसका आईयूपीएसी नेम निकालना है। तो आप देखें तो ये एनिलीन दिख रहा है मुझे, यहां पे देखेंगे तो एनिलीन है, और यहां पर देखेंगे तो ये एनिसोल है। एक एनिलीन आ रहा है और एक क्या आ रहा है, एनिसोल आ रहा है। तो 4 मिथॉक्सी एनिलीन, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, तो 4 मिथॉक्सी एनिलीन। बात समझे? 4 मिथॉक्सी एनिलीन जो है ये आपका आईयूपीएसी नेम आएगा, क्योंकि NH2 की प्रायोरिटी ज्यादा होती है। क्लियर है? 75 क्वेश्चन की बात करें, विच इज इनकरेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, विच इज इनकरेक्ट, है ना। तो बोला है पेंट टू इन कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, बिल्कुल सही है। पेंट टू इन, पेंट टू इन कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ये बात बिल्कुल सही है। पेंट टू इन, यहाँ पे C आ रहा है, इधर आ रहा है ये H, इधर भी H, C2H5 आ रहा है, और यहां पर आ रहा है ये CH3। तो पेंट टू इन, तो यहाँ पे आ रहा है 1 2 3, ये 4 और इसी में 5, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, बिल्कुल सही है। 1,3 ब्यूटा डाई इन डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, तो 1,3 ब्यूटा डाई इन, 1,3 ब्यूटा डाई इन, ये 1,3 ब्यूटा डाई इन है। दिस इज 1,3 ब्यूटा डाई इन डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, बिल्कुल सही है। एंड से ग्रुप जुड़े ग्रुप अलग अलग नहीं है, ठीक है। उसके बाद बात करें तो CH3CHO कैन शो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा। ये जो दिख रहा है ये टॉटोमेरिज्म चला हुआ है, बता, शो कर सकता है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है। HOH हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ ट्रांस टू ब्यूटीन इज मोर देन आइसोब्यूटीन, बिल्कुल सही, गलत है ये। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो होता है वो ट्रांस टू ब्यूटीन का कम आता है, बात समझे, और आइसोब्यूटीन का क्या आएगा, ज्यादा आएगा। ये उल्टा दे रखा है, तो मेरा जो आंसर आएगा यहाँ पे डी आएगा, ये डी आंसर मेरा करेक्ट है। क्लियर? 76 की बात करते हैं, कंपेयर बॉन्ड लेंथ ऑफ एक्स वाई एंड जेड। अच्छा, इस क्वेश्चन में ना बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि सर ये तो रेजोनेंस शो करेगा, तो अगर आप कहते हैं कि एक एक्स है, एक कहते हैं ये वाई है, और एक क्या कहते हैं आप, जेड है, तो तीनों को बराबर आना चाहिए। एक एक्स है, एक वाई, और एक क्या आ रहा है, जेड आ रहा है, तो रेजोनेंस तो दोनों तीनों को बराबर आना चाहिए। लेकिन भाई अगर मैं इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं, अगर मैं इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊंगा, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जो मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर आएगा वो यही रहेगा, मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर जो रहेगा यही रहेगा। क्यों? एक तो उदासीन है, और सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर भी यही रहेगा।
अगर ये सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर है तो इसका कंट्रीब्यूशन, इसकी भागीदारी किसमें, हाइब्रिड में भी ज्यादा रहेगी। इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो जो रहेगी, इसकी भागीदारी जो रहेगी वो भी ज्यादा रहेगी। मेरी बात समझे। और भागीदारी ज्यादा रहेगी तो हम कह रहे हैं कि मोस्ट स्टेबल है, ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, तो जाहिर सी बात है कि बराबर जेड आएगा, लेकिन वाई सबसे बड़ा आएगा क्योंकि वाई सिंगल बॉन्ड है। एक्स बराबर जेड आएगा और वाई जो है वो सबसे बड़ा आएगा क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। क्योंकि अगर मैं इसके सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊंगा ना तो यही सबसे ज्यादा क्या आएगा, स्टेबल स्ट्रक्चर आएगा, और इसका कंट्रीब्यूशन ही सबसे क्या रहेगा, ज्यादा। तो x बराबर z रहेगा और y सबसे बड़ा, x बराबर z और y सबसे बड़ा। 76 क्वेश्चन की बात करें, 77 क्वेश्चन की बात करें, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन प्रोड्यूसेस प्रूशियन ब्लू कलर ड्यूरिंग लासेग्ने टेस्ट। हिंदी वाले बच्चे, लेसेग्ने परीक्षण के दौरान नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक प्रूशियन नीला रंग करता है। बिल्कुल सही बात है, नाइट्रोजन के जो भी कंपाउंड होते हैं वो प्रूशियन नीला रंग प्रोड्यूस करते हैं, और प्रूशियन नीला रंग फॉर्मूला होता है Fe4, यहां पर Fe CN6 और ये 3, यही होता है प्रूशियन ब्लू कलर, है ना। प्रूशियन ब्लू कलर नीला रंग देता है। नाइट्रोजन के जो भी कंपाउंड होंगे, अगर वो लासेग्ने टेस्ट दे रहे हैं, लासेग्ने परीक्षण दे रहे हैं, तो नीला रंग देंगे, मतलब स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 बोला है कि जब इथेन का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो इथेनोइक एसिड मिलता है मैंगनीज एसीटेट से, बिल्कुल सही है। हाइड्रोकार्बन चैप्टर अल्केन एनसीईआरटी, हाइड्रोकार्बन अल्केन का ऑक्सीडेशन एनसीईआरटी, हाइड्रोकार्बन अल्केन का ऑक्सीडेशन एनसीईआरटी, कैटेलाइटिक ऑक्सीडेशन एनसीईआरटी। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट। पहला कथन और दूसरा कथन दोनों सही हैं, बिल्कुल। 78 क्वेश्चन की बात करें, स्टेप्स ऑफ मैकेनिज्म फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल फ्रॉम प्रोपीन। प्रोपीन से आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बनाना है, तो प्रोपीन से अगर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बनाना है तो ये मेरे पास प्रोपीन दिख रहा है, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, है ना। और यहां पे हम इस्तेमाल करते हैं H2O इन प्रेजेंस ऑफ H+, तो मेरा जो प्रोडक्ट मिलता है वो मिल जाएगा CH3CH, यहाँ पे OH, ये CH3। और पहला जो स्टेप होता है उसको अपन कहते हैं प्रोटोनेशन ऑफ अल्कीन। पहला जो स्टेप होता है उसको अपन कहते हैं प्रोटोनेशन ऑफ अल्कीन। सबसे पहला स्टेप जो होता है प्रोटोनेशन ऑफ क्या होता है, अल्कीन। प्रोटोनेशन के बाद, अल्कीन के बाद आता है न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर, जल का नाभिक स्नेही आक्रमण, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर। और तीसरा जो आता है, थर्ड जो आता है उसको अपन कहते हैं रिमूवल ऑफ H+। तीसरा जो स्टेप आता है उसको अपन कहते हैं रिमूवल ऑफ क्या कहते हैं, H+। तो सबसे पहला स्टेप आपको क्या दिख रहा है, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कीन, दूसरा आता है न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर, और तीसरा आता है रिमूवल ऑफ क्या चीज बोलो, H+। मेरी बात समझ में आई। तो प्रोटीन अल्कीन का प्रोटोनेशन मतलब सबसे पहला स्टेप आएगा क्यू सबसे पहला स्टेप आएगा। क्यू के बाद आ जाएगा न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर, दैट इज आर। देखो आर, ये देखो, ये लोन पेयर, ये प्लस, ये इसके ऊपर अटैक कर रहा है, आया। और आर के बाद डी प्रोटोनेशन मतलब पी, तो क्यू आर पी, समझ में आया कि नहीं आया। तो अल्कीन का प्रोटोनीकरण, फिर न्यूक्लियोफिलिक अटैक वाटर का, और फिर H+ का रिमूवल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79 की बात करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है और काफी सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 79, जब हम यहाँ पे देखते हैं करेक्टली मैच नहीं है तो 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल, निम्न में से कौन सही रूप से मैच नहीं किया गया है। तो 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल एनहाइड्रस ZnCl2, ये कौन सा टेस्ट है, टॉलेंस टेस्ट। तो टॉलेंस टेस्ट देगा, बिल्कुल देगा। CH3CHO की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, तो ये आपके पास जो टेस्ट आ रहा है दैट इज नोन एज फेलिंग टेस्ट, अल्डिहाइड देंगे, फेलिंग टेस्ट देगा। 1 डिग्री 2 डिग्री अमाइन जो दिख रहा है वो हिंसबर्ग टेस्ट देता है ना, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड वाला हिंसबर्ग टेस्ट। लेकिन ग्लूकोज और फ्रक्टोज को कह रहे हैं कि टॉलेंस टेस्ट ये नहीं देगा। ग्लूकोज और फ्रक्टोज कभी भी टॉलेंस टेस्ट नहीं देगा बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप।
ग्लूकोज फ्रक्टोज टॉलरेंस टेस्ट नहीं देता है, ध्यान रखिएगा, मेरी बात क्लियर। चलो क्वेश्चन 80 की बात कर रहा हूं। इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग, इनमें से इनकरेक्ट कौन है? पी ब्लॉक चैप्टर का सवाल। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सिलिकॉन इज मोर देन जर्मेनियम, बिल्कुल सही है। सिलिकॉन का जो मेल्टिंग पॉइंट आएगा वो जर्मेनियम से ज्यादा आएगा, बिल्कुल सही बात है ना। सिलिकॉन एक टाइप का नॉन मेटल है, ध्यान रखिए। SiCl4 ऑन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस गिव सिलिसिक एसिड, बिल्कुल सही है। SiCl4 का हाइड्रोलिसिस कराऊंगा तो ये सिलिसिक एसिड देता है, दैट इज SiOH4। बात समझे, इसी को कहते हैं सिलिसिक एसिड, या फिर लिख सकते हैं इसको H4SiO4, इसी को कहते हैं सिलिसिक एसिड। इट इज अ टाइप ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्लोरीन बाहर, OH अंदर, सिलिसिक एसिड H4SiO4, बिल्कुल सही है। SnCl2 एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, बिल्कुल सही है, क्योंकि Sn2+ से ज्यादा स्टेबल Sn4+ में होता है। टिन चाहता है कि वो SnCl2 से कन्वर्ट होकर SnCl4 में जाए। बात समझे, क्योंकि ग्रुप 14 का एलिमेंट है इसलिए। एंड डी वाला बोला है SiCl6 2- इज अ स्टेबल स्पीशी, बिल्कुल गलत है, ये नहीं हो सकता, स्टेबल स्पीशी नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि सिलिकॉन के आसपास अगर आपने 6 क्लोरीन लगा दिए, सिलिकॉन के आसपास अगर आपने कितने क्लोरीन लगा दिए? 6 क्लोरीन, तो ये 6 क्लोरीन आपस में टकराएंगे। अगर आसपास आपने 6 क्लोरीन लगा दिए तो ये 6 क्लोरीन आपस में क्या करेंगे? टकराएंगे, और टकराने के कारण इसके अंदर क्रिएट होता है स्टेरिक हिंड्रेंस। टकराने के कारण इसके अंदर क्रिएट होता है स्टेरिक हिंड्रेंस, जिसके कारण ये हाईली अनस्टेबल हो जाता है। टकराने के कारण इसके अंदर क्रिएट होता है स्टेरिक हिंड्रेंस, जिसके कारण ये हाईली क्या हो जाता है? अनस्टेबल। मेरी बात समझे, इसलिए ध्यान रखिए कि ये स्टेबल स्पीशी नहीं होता है। SiCl6 इज नॉट अ स्टेबल स्पीशी। क्लियर? सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ बढ़ते हैं, और 81 क्वेश्चन को आप देखें तो सबसे पहला ऑप्शन दिया मुझे CrEnCl2। अगर यहाँ क्रोमियम पे चार्ज देखूं तो ये +3 आएगा, +3 आना मतलब मेरे पास जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो D3 आएगा। अगर मैं लिगेंड्स के देखूं तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म 100% शो करेगा। लिगेंड्स को अगर मैं देखता हूं तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म 100% शो करेगा, क्योंकि बाइडेंटेड और एक मोनोडेंटेड है। तो ये Cl आ रहा है, यहाँ पे En है, यहाँ पर En है, और अगर मैं यहाँ देखूं तो ये कुछ ऐसा है ना। तो यहाँ Cl आ रहा है, ये ऐसा कुछ बन रहा है, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, इधर En आ रहा है, और इधर भी कौन आ रहा है? En। तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, और साथ में D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन भी शो करेगा, क्योंकि D3 कॉम्प्लेक्स है, और 100% 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो पैरामैग्नेटिक भी होगा ही होगा। मतलब आप अगर देखें तो A जो दिख रहा है, उसका P भी आएगा, उसका Q भी आएगा, उसका R भी आएगा। A जो दिख रहा है उसका P भी आएगा, उसका Q भी आएगा, और R भी आएगा। नेक्स्ट बात करता हूं मैं Fe की बात करता हूं, तो Fe पे जो चार्ज आएगा वो +3 आएगा, +3 आएगा मतलब 3d5 आएगा, +3 आना मतलब d5 आएगा, और d5 आना स्ट्रॉन्ग लिगेंड है Cn इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो Cn अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो ऑब्वियस सी बात है वो पेयरिंग भी कराएगा। पेयरिंग कराना मतलब 1 2, फिर यहाँ 3, ये 4 और एक 5, ये 2 खाली बचेंगे, मतलब D2sp3 और पैरामैग्नेटिक, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कारण D2sp3 और पैरामैग्नेटिक, मतलब जो मेरा B जो आएगा वो मेरा आ जाएगा Q और R। और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन जो क्रिएट कर रहा है वो ये क्रिएट कर रहा है C वाला ऑप्शन, सबसे ज्यादा। क्योंकि नॉर्मली हम यही पढ़ते हैं कि भाई NH3 स्ट्रॉन्गर लिगेंड है तो वो पेयरिंग कराएगा, और बच्चे करके बैठे होंगे नो डाउट, क्योंकि अमोनिया है, अमोनिया में अगर मैं इसकी पेयरिंग कराऊं, क्योंकि आयरन की बात करूं तो मैं वो मुझे जो दिख रहा है वो 3d6 दिख रहा है, D6 दिख रहा है, अमोनिया स्ट्रॉन्गर लिगेंड है। तो अगर आप इस टाइप से पेयरिंग कराएंगे तो यहाँ पे 2 चीजें खाली बचेंगी, 2 चीजें खाली बचनी मतलब D2sp3 आना, 2 चीजें खाली बचनी मतलब D2sp3 आना। लेकिन एक बात को ध्यान दीजिएगा, मेरी बात को ध्यान से सुनना, एक बात पे ध्यान दीजिएगा, नो डाउट अमोनिया स्ट्रॉन्गर लिगेंड है, लेकिन उतना स्ट्रॉन्गर नहीं है कि पेयरिंग करा दें, क्योंकि आयरन भी अपने कम ऑक्सीडेशन स्टेट में है +2 में, और अमोनिया,
तो जब ये दो कॉम्बिनेशन आते हैं, मेरी बात ध्यान रखना बच्चों, जब ये दो कॉम्बिनेशन आते हैं कि आयरन +2 में है, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा नहीं है, और अमोनिया जो है वो उतना स्ट्रॉन्गर लिगेंड नहीं है, तो यहां इस केस में पेयरिंग नहीं होता है, और पेयरिंग नहीं होगा तो फिर ये पैरामैग्नेटिक भी आएगा और sp3d2 भी आएगा, मतलब और R और S बनेगा। R और बोलो क्या बनेगा, S। तो A का आ गया PQR, B का आ गया QR, C का आ गया R और S, C का आ गया R और S। अब मैं लास्ट वाले पे चलता हूं, और लास्ट वाले को देखूं मैं, तो मेरे पास जो आ रहा है ना, अपन ने यहां पे देखा था, क्या क्या देख लिया था, मैं दोबारा बता देता हूं। इसका आ रहा था P, इसका आ रहा था Q, इसका आ रहा था R, इसका आ रहा था R, इसका आ रहा था S, ओ सॉरी R और S नहीं, P, इसका Q और R आ रहा था, है ना, यहाँ पे आ रहा था Q और ये R, इसका आ रहा था R और S। यहां पे देखें कोबाल्ट की बात करता हूं, कोबाल्ट, तो कोबाल्ट मतलब 27 3d7 4s2, 3d7 4s2, और कोबाल्ट पे चार्ज आ रहा है +3, तो d6 आएगा, पेयरिंग होगी नहीं, d6 आएगा, पेयरिंग होगी नहीं, वीक लिगेंड है, पेयरिंग नहीं होगी, तो पैरामैग्नेटिक भी आएगा और sp3d2 भी आएगा, मतलब R और S भी आएगा। तो यहां पे आप देखें तो R और S दोनों का आ रहा है, मतलब थर्ड आंसर आएगा, सॉरी यहां पे आ गया A का क्या आ गया, PQR, A का आ गया PQR, फिर इसका आ गया R और S, C का भी आ गया R और S, और D का भी R और S, मतलब A आंसर आ रहा है। क्लियर मेरी बात? सबसे ज्यादा जो बच्चों को कंफ्यूजन आया होगा वो इसके अंदर आया होगा, तो ध्यान रखना आयरन पे उतना चार्ज ज्यादा नहीं है और अमोनिया उतना स्ट्रॉन्गर लिगेंड नहीं कि इलेक्ट्रॉन्स की क्या कराए, पेयरिंग कराए। ठीक है, 82 क्वेश्चन पे बढ़ता हूं मैं। 82 क्वेश्चन कह रहा है कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, है ना, आणविक कक्षकों के संदर्भ में सही कथन को चुनिए। तो पहला कह रहा है कि सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर सिमेट्रिकल अराउंड बॉन्ड एक्सिस वाइल पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर नॉट सिमेट्रिकल। बात समझे? बिल्कुल सही बात है। जो सिग्मा होते हैं, सिग्मा ऑर्बिटल होते हैं, अगर मैं इसकी बात करूं, जैसे कि अगर मैं यहां पे बात करूं, ये 1s लिया मैंने और ये 1s लिया, और अगर इनका कॉम्बिनेशन बताऊं तो ऐसा कुछ बनेगा 1s, इसको बोलेंगे अपन सिग्मा 1s, है ना। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं तो ये कुछ ऐसा बनेगा, पाई वाले में, पाई वाले में ऐसा बनता है ना। या मैं इसको आपको और थोड़ा बता दूं, तो पाई वाला जो होता है ना, इसमें तो पाई आएगा नहीं, पाई वाला इसमें तो आएगा नहीं, है ना। क्यों नहीं आएगा पाई वाला? क्योंकि पाई वाले में जो होगा साइडवेज ओवरलैपिंग होती है, सिग्मा वाले में ओवरलैपिंग कैसी होती है, हेड टू हेड। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ पाई की, तो एक ऑर्बिटल ये लिया, एक ये लिया, और दोनों के दोनों में ओवरलैपिंग हुई, तो ये कुछ ऐसा बनेगा, है ना, अराउंड ऐसा, ये शेप कुछ ऐसा आता है इसका। बात समझे कि नहीं समझे? तो ये लोग क्या कह रहे हैं कि जो सिग्मा वाले होते हैं, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर सिमेट्रिकल, सममित होते हैं अराउंड बॉन्ड एक्सिस। बात समझे? ये बॉन्ड की एक्सिस मान लो अपन, ये बॉन्ड की एक्सिस मान लो, उसके अराउंड होते हैं। वाइल पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर नॉट सिमेट्रिकल, बिल्कुल सही है। आप बीच में देखो नोडल प्लेन आ रहा है, तो ये वाला स्टेटमेंट जो बिल्कुल कैसा आ रहा है, सही आ रहा है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूलर आर डेजिग्नेटेड सिग्मा, पाई और डेल्टा, ये भी सही है, बिल्कुल सही है। जो आणविक कक्षक होते हैं उनको 3 नाम से बोलते हैं, एक सिग्मा, एक पाई और एक क्या होता है, डेल्टा। उसके बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम 2px एंड 2py। यहाँ पे हिंदी मीडियम वाले में क्लियर है, यहाँ पे इंग्लिश में नहीं था, ये 2px और ये 2py। 2px एंड 2py आर सिमेट्रिकल अराउंड द बॉन्ड एक्सिस, बिल्कुल गलत है। अरे अगर मैं px को कहता हूं तो ये px मेरा ऐसा आ जाएगा यहाँ पे, और py को कहता हूं तो ये मेरा py ऐसा आ जाएगा। एक px और एक बोलो कौन है, py, ये इस टाइप से आ जाएगा। ये सिमेट्रिकल हो ही नहीं सकते हैं। तो केवल 2 ही स्टेटमेंट सही हैं, ए एंड बी, ए एंड बी, केवल 2 स्टेटमेंट सही हैं, 2 स्टेटमेंट केवल सही हैं 82 में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ता हूं। आयनिक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी फॉर द गिवन सॉल्ट, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी फॉर द गिवन सॉल्ट। गिवन सॉल्ट के लिए करेक्ट ऑर्डर ऑफ क्या बोला है, सॉल्युबिलिटी। तो अगर मैं CuCl को देखता हूं, तो CuCl मेरे पास किस टाइप का सॉल्ट आ रहा है, AB टाइप का, और AB टाइप का सॉल्ट आ रहा है, तो इसका जो Ksp का वैल्यू आ रहा है वो 1.7 इंटू 10 की पावर कितना आ रहा है, -6। मैं यहाँ पे PbCO3 की बात करता हूं, तो PbCO3 की बात करता हूं तो ये भी किस टाइप का आ रहा है, AB टाइप का। AB टाइप का आना मतलब Ksp, तो इसकी जो वैल्यू आ रही है वो 7.4 आ रही है इंटू 10 की पावर -14।
और अगर मैं एसएनएस की बात करता हूं तो एसएनएस भी किस टाइप का सॉल्ट आ रहा है, एबी टाइप का। तो केएसपी की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1.7, 1 × 10 की पावर -25। याद रखिए कि के सारे सॉल्ट एक ही टाइप के हैं, तो केएसपी का जो वैल्यू होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलो किसके होते हैं, सॉल्युबिलिटी के। केएसपी का वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विलेयता के होता है। तो केएसपी सबसे ज्यादा जो मेरे को दिख रहा है वो CuCl का दिख रहा है, फिर PbCO3, फिर SNS। CuCl का सबसे ज्यादा, फिर PbCO3 और फिर आखिर में कौन है, SNS। 83। 84 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है। फॉर अ सर्टन रिएक्शन P से Q एट इक्विलिब्रियम द पार्शियल प्रेशर ऑफ Q इज फाउंड टू बी 1/2 ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ P। ऐसा कुछ दिया हुआ है मुझे, है ना, कि यहां पे अगर आप देखें तो P है और P से जा रहा है Q, और मुझे बोला है एट इक्विलिब्रियम इसका प्रेशर P है, तो इसका बोलो क्या आ गया, P/2। तो अगर मुझे Kp निकालना है यहां से पहले, तो Kp निकालूंगा तो मैं लिखूंगा यहाँ पे P/2 इंटू बोलो P करूंगा, P से P कैंसल होके, तो Kp बराबर बोलो 1/2 आ गया। Kp का वैल्यू 1/2। आपसे बोला है डेल जी नॉट का वैल्यू निकालो। अब यहां पे ना लॉग के टर्म्स में भी दिए हैं और टू द बेस ई के टर्म्स में भी आंसर दिया है, तो दोनों फॉर्मूले लिख लेता हूं मैं कि डेल जी नॉट बराबर बोलो जो आता है वो आ जाता है -2.303 RT log ऑफ के, और ये आ जाता है डेल्टा जी नॉट इक्वल टू -RT log टू द बेस ई और यहां पे के। अब मुझे 2.303 के टर्म्स में तो कोई आंसर दिख नहीं रहा, मतलब मैं यहाँ पे ये फॉर्मूला आंसर अप्लाई नहीं करूंगा। मैं जो चूज करूंगा, जिस फॉर्मूले का यूज करूंगा वो मैं यूज करूंगा ये नीचे वाला टर्म, इसका यूज करूंगा, बात समझे। और जब इसका यूज करूंगा मैं, तो डेल्टा जी नॉट बराबर आ जाएगा -RT log ऑफ के। तो डेल्टा जी नॉट को लिखता हूं मैं यहाँ पे, तो ये आ जाएगा -R, यहाँ पे आ जाएगा T log ऑफ, है ना, log मतलब बेस E की बात कर रहा हूं मैं, log टू द बेस E और 1/2 आ जाएगा। आप जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा डेल्टा जी बराबर RT log टू द बेस E, और यहां पे बोलो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो मेरा जो आंसर आएगा यहाँ पे वो बी आंसर आ जाएगा 84 का। क्लियर। चलिए 84 के बाद आगे बढ़ता हूं मैं। क्वेश्चन 85, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम करस्पॉन्डिंग ए नॉट वैल्यू ऑफ सेल। बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर आपको निकालना हो इसका फॉर्मूला, तो ई नॉट सेल बराबर होता है 0.059/n, है ना, 0.059/n, है ना, log ऑफ के, 0.059/n log ऑफ के, ये फॉर्मूला होता है जहां से आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरी बात क्या कह रहा है कि हायर द वैल्यू ऑफ ई नॉट सेल स्मॉलर इज द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बिल्कुल गलत है, वो तो आप यहां से भी देख सकते हो, ई नॉट सेल की वैल्यू ज्यादा आएगी तो के की वैल्यू भी ज्यादा ही आएगी। जितनी ज्यादा ई नॉट सेल की वैल्यू आएगी तो ये गलत है, ई नॉट सेल मतलब ज्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा। तो असर्शन सही है, रीजन गलत है। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। क्लियर। क्वेश्चन 86 की तरफ बढ़ते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड बी आर 450 एंड 700 mmHg। तो आपको यहाँ पे जो P नॉट ए का वैल्यू है, P नॉट ए का वैल्यू आ रहा है 450 mmHg, P नॉट बी का वैल्यू आ रहा है, वो आ रहा है 700 mmHg, है ना, और यहां पर P टोटल आपको जो गिवन है वो है 600 mmHg। ये दिया हुआ है आपको। आपसे बोला गया है बच्चों कि आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका, बी, मोल फ्रैक्शन बी, बी का मोल प्रभाज वाष्प दाब में। तो उसका सिंपल फॉर्मूला लगाऊंगा मैं कि YB बराबर होगा P नॉट बी एक्स बी अपॉन P टोटल, P नॉट बी अपॉन एक्स बी अपॉन में P टोटल। ये बड़ा सिंपल फॉर्मूला लगेगा, लेकिन अब इसके लिए मुझे सबसे पहले XB निकालना पड़ेगा। तो XB निकालने के लिए लगाऊंगा मैं कि P टोटल बराबर होता है P नॉट ए माइनस XB, फिर P नॉट ए, फिर माइनस P नॉट बी, ये लगाऊंगा मैं। बात समझे। अब P टोटल की बात करूं तो वो आ रहा है 600,
ये आ रहा है 450, ये आ रहा है एक्स बी। पी नॉट ए की बात कर रहा हूं तो पी नॉट ए मेरा आ रहा है 450 और माइनस बोलो कितना है 700। चलिए इसको मैं यहां लाता हूं तो ये 150 बचेगा। इधर मैं देखता हूं तो ये आ जाएगा एक्स बी इंटू 250, तो एक्स बी बराबर बोलो क्या आ जाएगा 150 अपॉन बोलो क्या लिखा 250, ये गया तो 3/5 आया, 3/5 आना मतलब 0.6। एक्स बी का वैल्यू 0.6 आया, वैल्यू रखो यहां पे। तो वाई बी बराबर पी नॉट बी, पी नॉट बी 700, पी नॉट बी इस कितना है 700 इंटू एक्स पी इज 0.6 अपॉन पी टोटल इज बोलो 600, ये पूरा कैंसल हो गया, ये आ गया 10, 6 से 6 गया, तो वाई बी का वैल्यू जो आ जाएगा वो आ जाएगा 0.7। वाई बी का जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 0.7। क्लियर, 86 क्वेश्चन डन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं आगे 87 पे। 87 केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है। द टाइम टेकन फॉर 90% कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज अप्रोक्सीमेटली, है ना। हाफ लाइफ से रिलेशन पूछा है, हाफ लाइफ से रिलेशन पूछा है, तो अपने को पता है कि टी हाफ जो होता है, हाफ लाइफ से रिलेशन पूछा है। अरे ये क्या कर रहा हूं मैं, टी हाफ जो होता है, टी हाफ बराबर होता है 2.303 इंटू 0.301 बाय के। ये हाफ लाइफ होता है फर्स्ट ऑर्डर का, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रिलेशन। और टी 90% बोला है, तो टी 90% को लिखूंगा 2.303 बाय के लॉग ऑफ 100/10। लॉग ऑफ 100 बाय कितना होता है 10, 90% कंप्लीट हो गया ना, 10% बचा होगा, ये गया लॉग 10 की वैल्यू हो गई 1, तो टी 90% इक्वल टू आ जाएगा 2.303 बाय के। इस इक्वेशन को फर्स्ट मान लिया, इसको मान लिया मैंने सेकंड, दोनों का रिलेशन निकालना है तो डिवाइड करेंगे इसको, तो टी 90% इक्वल टू 2.303 बाय के अपॉन टी 50%, कितना आ जाएगा ये 2.303 इंटू 0.301 बाय के, ये पूरा कैंसल हो गया, ये ऊपर आ जाएगा, तो टी 90% अपॉन टी हाफ इक्वल टू आ जाएगा 1000 बाय 301, तो डिवाइड करेंगे इसको तो लगभग 3.3 आया, तो आसपास आ रहा है ये 3.3 टाइम्स दैट ऑफ हाफ लाइफ। क्लियर है, लगभग 3.3 टाइम्स आ रहा है। क्वेश्चन 88 फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। What is correct about cyclobutadiene? It does not exist at room temperature. It shows dimerization. It is not aromatic. Cyclobutadiene ऐसा दिखता है, तो यहाँ तो ये समझ में आ ही गया है कि नॉन एरोमेटिक है। इट इज नॉन एरोमेटिक, सभी सही है, वैसे सभी सही हैं, फैक्ट बेस्ड है, थोड़ा सा ये सवाल ध्यान रखना थोड़ा। 89 क्वेश्चन की बात करता हूं कि आपको ओजोनोलिसिस कराने का बोला और 3 मोल्स ऑफ, इसको ग्लायोक्सल कहते हैं, इसको कहते हैं ग्लायोक्सल। 1 मोल कंपाउंड से 3 मोल, 1 मोल कंपाउंड से 3 मोल, तो वो केवल यहीं से पॉसिबल है। बेंजीन का रिएक्शन O3 से कराओ इन प्रेजेंस ऑफ Zn प्लस H2O, आपका यहां से ये जाएगा एक, ये तो आप देखो ध्यान से, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, आप देखिए ध्यान से, 3 मिल रहे हैं, 3, ये 1, फिर ये देखिए, है ना, ये 2, और फिर देखिए ये देखिए, और ये 3, इसको ग्लायोक्सल कहते हैं, इसको ग्लायोक्सल कहते हैं। और ये जो आएंगे 3 आएंगे, तो आपका आंसर जो आ जाएगा वो बी आ जाएगा। क्लियर एकदम। एंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ, कि क्वेश्चन नंबर 90 में बोला है एक अल्कीन दिया है, अल्कीन इस टाइप से दिया हुआ है आपको, ये आपको अल्कीन दिया है CH3 डबल बॉन्ड CH2, ये अल्कीन दिया है और सबसे पहला इसका हाइड्रोबोरेशन कराया। तो हाइड्रोबोरेशन जब भी कराएंगे, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है ना, एंटी मार्कोनिकॉफ के हिसाब से प्रोडक्ट बनता है, उसमें वाटर का एडिशन होता है, और ये CH2 और ये OH आएगा, एंटी मार्कोनिकॉफ, आप समझे। और अगर मैं इधर लेता हूं इसको H2O, अगर मैं सिंपल H2O लेता हूं इन प्रेजेंस ऑफ कितना
H प्लस, तो ये बन जाएगा आपका यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे आएगा OH और यहाँ पे क्या आ जाएगा CH3। तो आप देखिए OH की पोजीशन दोनों में बदल रही है, ये अपने आप में जो है पोजीशन आइसोमर्स कहलाएंगे। जो प्रोडक्ट मिलेंगे दिस विल बी कॉल्ड एज पोजीशन आइसोमर्स। तो ये हमारा था पार्ट दैट इज FLT4 फॉर केमिस्ट्री। ठीक है।